आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज फिर एक बार एक पैनल बैठा है। इस पैनल में चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले जिस तरीके से बीजेपी का 2.1 मतलब मैं कहूं कि 2 कार्यकाल और पहला साल जो पूर्ण हो चुका है, क्या क्या उनकी योजनाएं थी, कितनी धरातल पर आई, कितनों को लाभ मिला, तमाम सारी चर्चाएं करेंगे। इसी के साथ आज हमारे पैनल में लोग भी बैठे हुए हैं और मथुरा और वृंदावन और मैं कहूँ आसपास के क्षेत्र के जाने पहचाने लोग हैं। शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हमारे बीच में जो कुंवर नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह सिकरवार जी बैठे हुए हैं जो कि भाजपा से पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इसी के साथ राजेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं जो कि जिला प्रवक्ता हैं। साथ ही गिरधारी लाल पाठक जी बैठे हुए हैं जो कि पूर्व महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। चर्चाएं शुरू करेंगे। सबसे पहला मेरा सिकरवार जी से ही सवाल। सिकरवार जी, 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। वैसे तो 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी अगर दोबारा की चाल की बात करूं तो 1 साल पूर्ण हो गया है। क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या दिया है सरकार द्वारा, लोगों को क्या मिल पाया है, आम जनता को क्या मिला है? बलराम जी, ये हमारी जो दूसरा सत्र है जिसको आप मोदी 2.1 कह रहे हैं, बहुत सुंदर नाम दिया आपने, 1 जोड़ दिया आज उसमें। पहली जो सरकार थी, पहले 5 साल की सरकार थी, वो आपूर्तियों की सरकार थी, जो आवश्यकता है उसकी सरकार थी। इसके लिए जो हमारे गांव की बहनें माताएं जो सालों से वर्षों से आज़ादी के बाद भी जंगलों से बबूल की लकड़ी सिर पर काट करके जलाने की लाती, उसको उज्ज्वला योजना देने की सरकार थी। गरीबों को मकान देने की सरकार थी, शौचालय देने की सरकार थी। उस सरकार ने बिजली के कनेक्शन फ्री में दिए और उसके साथ स्वाभिमान जगाने की सरकार थी कि उसी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसी सरकार ने एयर स्ट्राइक की, उसी सरकार ने वर्षों से लंबित OROP 1 रैंक 1 पेंशन की लंबित मांग को पूरा किया। उसी सरकार GST लाई और वही सरकार इस प्रकार के। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पहला सत्र था मोदी जी का, वो पहला, हाँ, नोटबंदी भी, वो पहला जो सरकार थी, वो सरकार, धन्यवाद नरेंद्र जी उसको याद दिलाने के लिए, बहुत सुंदर काम आपने याद दिला दिया। वो सरकार थी जो हमारी आवश्यकताएं, इस देश की जो बेसिक चीजें थी उनको हमने खड़ा किया। दूसरी सरकार है ये सरकार जिसको आपने 2.1 का दिया है, ये सपनों की आपूर्ति की सरकार है कि हमने अपनी बेसिक मांगों पर बहुत काम कर लिया, अब हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। और सपनों को पूरा करने के लिए केवल 1 वर्ष के अंदर हमने जो सैकड़ों वर्ष से इस देश के अंदर महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है 3 तलाक के ऊपर, जिनके साथ हलाला होता था, उस 3 तलाक को समाप्त करने का काम किया। हमने वर्षों से इस देश के स्वाभिमान को, हमारी संस्कृति के स्वाभिमान को, जब हम दुनिया के अंदर जाते थे तब अपनी संस्कृति के मान बिंदु, हमारी मर्यादा के मान बिंदु, राम मंदिर का मंदिर बने, उसको पूर्ण करने की सरकार थी ये सरकार। ये सरकार थी जिसने, जो हमारे आजादी के समय से, जो हमारी आजादी की सरकार के हमारे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा, जवाहरलाल नेहरू ने जो वादा किया था, महात्मा गांधी ने जो वादा किया था, सरदार पटेल ने जो वादा किया था, उसको हमने CAA के द्वारा उन अल्पसंख्यकों को, जो अल्पसंख्यक हमारे इस देश के नागरिक थे कभी और वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में रह गए थे, उनको यहां पर नागरिकता का अधिकार देने की पूर्ति हमने इस सरकार के अंदर की। इस प्रकार से इस सरकार में हमने उनके सपनों को पूरा करने का काम किया। और इसी देश के अंदर 1, 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान का जो नारा लगा करता था, इस देश के अंदर ही कश्मीर जो हमारा मुंह चढ़ाता था, कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद बढ़ रहा था, उस आतंकवाद को समाप्त करके, और देश के अंदर एक संवेदना समाप्त होती जा रही थी कि ये कश्मीर की समस्या कभी समाप्त होगी या नहीं होगी, उसको 370 को समाप्त करने की ये सरकार थी। ये सरकार थी जिसने 35A को समाप्त करने का काम किया। इस प्रकार से जो जो हमारे इस देश के आजादी के सपने थे उनको हमने पूरा किया। और यह सरकार है जिसने किसान सम्मान निधि के द्वारा 9.5 करोड़ किसानों के खातों के अंदर 72,000 करोड़ रुपए भेजने का काम किया है। यह सरकार है जिसने पशुधन, हमारे किसानों का जो पशुधन है, ऐसे 50 करोड़ पशुधनों को फ्री टीका लगाने का काम किया है। ये सरकार है जिसने मूलभूत सोचा कि
कि 70 साल के बाद भी मेरे गांव के आदमी के पास पानी नहीं है, इसलिए जल शक्ति मंत्रालय दोबारा से बनाया और जल शक्ति मंत्रालय बना करके 2024 तक हर गांव के हर घर को नल का पानी, शुद्ध पानी देंगे। उसके ऊपर 15 करोड़ लोगों तक पानी पहुंचे, उसकी योजना हमने धरातल पर शुरू भी कर दी है। यह सरकार हम कह सकते हैं कि सपनों की आपूर्ति की सरकार है। उस सरकार पर हम यह कह रहे हैं कि हमने सब कुछ नहीं किया, लेकिन हमने बहुत कुछ किया है। और यह सरकार वह सरकार जो सही दिशा में जा रही है, और उसकी सही दिशा को उसके साथ साथ मैं जोड़ना चाहूंगा बलराम जी कि पिछली सरकार और यह 1 साल की सरकार में 6 साल के अंदर जो 70 साल के अंदर इस देश का स्वाभिमान गिरा था, जो 70 साल के अंदर यह देश मजाक का केंद्र बना था, जो 70 साल के अंदर इस देश को पीछे का देश माना जाता था, 7वीं लाइन में बिठाने का हमारे प्रधानमंत्री को प्रयास होता था, यह वह सरकार है जिसने इस देश को अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया। यह वह सरकार है जिस सरकार के प्रधानमंत्री का ट्रंप और उसकी पत्नी घर के बाहर 5 मिनट इंतजार करते हैं। यह वह सरकार है जहां पर नरेंद्र भाई मोदी के बिना विश्व की नीतियां अब तय नहीं होती। यह वह सरकार है जब सारी दुनिया WHO भारत का सम्मान करता है। यह वह सरकार है जिसने हमारा स्वाभिमान, हमारे देश का स्वाभिमान, हमारी संस्कृति का स्वाभिमान, हमारे संविधान, हमारे समाज का स्वाभिमान खड़ा किया है। और हम यह नहीं कह रहे कि हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन हम बहुत सही दिशा में बहुत कुछ करने का मादा रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सिकरवार जी, मैं फिर लौटता हूं आपके पास। मैं गिरधारी लाल जी बैठे हुए हैं, साक्षात पूरी तरह के तरीके से उन्होंने कह दिया कि पहली सरकार पूरी तरीके से विफल थी। सबसे पहले आप ही थे इनसे पहले, और चली आ रही थी आपकी सत्ता लगातार समय से, तो उन्होंने इतने सारे काम गिना दिए कि शायद आप भी भूल गए होंगे कि कितने काम हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, इन्होंने एक ही काम किया है, भाई से भाई को लड़ाने का। ये पहले दिन से सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हिंदू भी भारत का नागरिक है, मुसलमान भी भारत का नागरिक है, सिख भी भारत का नागरिक है, ईसाई भी भारत का नागरिक है। जो भारत में रह रहा है वो भारत का नागरिक है, वो सभी सम्मान के योग्य है। पहले से ही आपने पहले दिन से कि मुसलमान पाकिस्तान जाए, मतलब 70 साल में जब देश आज़ाद हुआ था तब इस देश में सुई नहीं बनती थी। आज नेट और जेट बनते हैं। आज मोदी जी कहते हैं टर्म से मंगल पे मिलेंगे। क्या मोदी जी ने कल्पना की थी मंगल की? आज भारतीय जनता पार्टी, मुझे कहने में बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, वो सर्टिफिकेट दे रहा है कि ये देशभक्त है और ये देशद्रोही है। जब देश की आज़ादी हुई थी तो भाजपा कहाँ थी? क्या भारतीय जनता पार्टी में एक भी फ्रीडम फाइटर है? जो आदमी खुद देश की आज़ादी में नहीं लड़ा, वो सर्टिफिकेट दे रहा है। गिरधारी लाल जी, इन्होंने साफ साफ अपने कार्य गिनाए। 1 साल की प्रगति की बात चल रही थी कि कोई कार्य किया ही नहीं है। आप ये बताइए कि भाजपा ने, आप और हम मथुरा के निवासी हैं, इनसे आप ये पूछिए मथुरा में कोई प्रोजेक्ट आया है भाजपा के शासन? ये मैं लौट के आ रहा हूँ, ये मैं लोकल। यदि भाजपा के शासन में प्रदेश में कोई प्रोजेक्ट आया है? उन्होंने कहा शौच मुक्त भारत किया हमने। देखिए, अर्थशास्त्र से और इकोनॉमी से देश चलता है, बातों से देश नहीं चलता है, फेंकों से बातों से देश नहीं चलता है। देश चलता है यथार्थ में। आपकी इकोनॉमी क्या है? मुझे कहने में दुर्भाग्य है कि जिस देश को आज़ाद हमने कराया, बांग्लादेश को, आज बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे अच्छी है। मोदी जी कहते थे कि चीन से जितने भी उद्योगपति जाएंगे उनको हम यहाँ लाएंगे। कोई आया? कहाँ गए? श्रीलंका में गए, वियतनाम में गए, मॉरिशस में गए, हिंदुस्तान में तो कोई नहीं आया। अब आ तो रहे हैं। कौन आ रहा है? अब चीन को छोड़ कर लोग इधर कौन आ रहा है? एक बताइए ना। कंपनियां छोड़ के भारत को ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हैं। आपको जानकारी नहीं है, जो कंपनी छोड़ के गई हैं वो सब वियतनाम में शिफ्ट हो गई, नहीं वो भारत, श्रीलंका में शिफ्ट हो गई, बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई। वो कंपनियां जो थी वो बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई, वियतनाम में शिफ्ट हो गई, मॉरिशस में शिफ्ट हो गई, श्रीलंका में। कहना ये चाहते हैं कोई भी कंपनी भारत नहीं आई है? नहीं आई है, और एक पैसे का यहाँ पे डेवलपमेंट न हुआ है और ना इनका कोई पॉलिसी है डेवलपमेंट की।
जी सपा बैठी हुई है। मैं उत्तर एक प्रदेश में सेकंड- योगी सरकार है, इसे पूर्व में आपकी सरकार रही सपा की। जितने कार्य उन्होंने गिनाए, क्या कभी सपा कर पाई इतने सारे कार्य? सबसे पहले तो मैं आज को विश्व साइकिल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपके माध्यम से देना चाहता हूं। जी आपको भी। और ये हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और मैं सीधे से प्रश्न पे आता हूं कि जैसा आपने भाजपा के कार्यकाल की बात यहाँ हो रही है और आपने 5+1 करके जो कार्यकाल के बारे में चर्चा की, उसमें भाजपा के साथी ने बताया कि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल था उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। मैं बता देना चाहता हूं कि वो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें इनको स्मार्ट सिटी बनाने थे, जैसे कि बनारस को टोक्यो बनाया गया है जी। इसके अलावा आपने देखा कि बनारस में टोक्यो कैसे बनेगा, पुल गिरा के लोगों की हत्या कर दी जा रही है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि काला धन वापस ला के 15 लाख लोगों को दिया जा रहा था, आप सबको 15 लाख मिल गए। नोटबंदी करके इन लोगों ने इस देश की जनता का पैसा इस तरह से लूट करके जो पहले 5 साल में जो कार्य किया, जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो ये हुआ कि इन्होंने अपना केंद्रीय कार्यालय हजारों करोड़ रुपए का बनाया और हर जिले में इन्होंने कार्यालय बनाए। जो पैसा काले धन के रूप में इनको विदेश से लाना था, वो जनता का जो पैसा था, इस देश की जनता का जो खून कमाई का पैसा था, उसको नोटबंदी के माध्यम से इन्होंने खींच लिया और उसको अपने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए अच्छे हाईटेक कार्यालय इन्होंने बनाए। और मैं एक इस बात पे आना चाहता हूँ, 5+1 जो लेटेस्ट 1 ईयर वाली बात है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज कोरोना का समय है, पूरा विश्व में ये संकट है और आज ये 1 साल को एप्रिशिएट करें, मना रहे हैं और उसको इन्होंने कितना विकास किया। ये वर्चुअल रैली पे आ गए, ये इनका विकास है कि इनको रैली के बिना नींद नहीं आ सकती। इनके प्रदेश अध्यक्ष वर्चुअल रैली करते हैं। और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप चैनल के माध्यम से साथी, कि जो जूम एप्लीकेशन पे ये मीटिंग्स कर रहे हैं जी, वो चाइना में, मेड इन चाइना है और उस पर बैठ के कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। मतलब इससे बड़ा जुमला क्या हो सकता है? क्योंकि जुमलेबाजी की जो सरकार है, इस सरकार के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। रही बात समाजवादियों की, तो आपने देखा होगा कम से कम 150 से ज्यादा कार्य गिना चुके हैं वो। क्या सारे कार्य धरातल पर आए आप लोगों कहीं कुछ दिखने को नहीं? आप खुद मथुरा में देखते हैं, मथुरा के साथी यहाँ बैठे होंगे, मथुरा में कोई कार्य नहीं दिखा। तो जहाँ अपने पास कुछ नहीं दिखा, दूर तो हम देख नहीं सकते। टोक्यो जापान में तो देख सकते हैं, बनारस तो नहीं दिख रहा है, स्मार्ट सिटी है नहीं, गांव जो गोद लिए थे गोद में ही है वो। तो कोई भी धरातल पे ये काम करते नहीं है, क्योंकि इन्हें तो जुमलेबाजी करके सरकार बनाना है। इवन इन्होंने यहाँ तक देखा होगा आपने, कोरोना का भी ये यूज कर लिए। कोरोना में लॉकडाउन लेट कर दिया क्योंकि इन्हें मध्य प्रदेश सरकार बनानी थी और सरकार बना के इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। अच्छा, एक गांव का बुद्धू व्यक्ति भी, जो सीधा सिंपल आदमी है, जो किसान है, वो भी समझता है इस गणित को। जब लॉकडाउन हुआ उस टाइम केस कम थे, लेकिन आज लॉकडाउन जब हटा दिया गया, जब केस बढ़ रहे हैं, तो इस लॉजिकल जो समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को आखिर देना क्या चाहती है, क्या मृत्यु देना? क्योंकि आपने देखा श्रमिक जिस तरह से मरे, आपने देखा इतनी असंवेदनशील सरकार। मेरा जब राजेश जी इस सवाल पे लौट के आता हूं मैं। कुंवर नरेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं। सर, क्या मानते हैं आप, सही है 1 साल का कार्यकाल पूर्णतः बहुत अच्छा रहा? जो उपलब्धियां गिनाई हैं उन्होंने, लगातार लाइन लगा दी, मैं तो खुद एकदम से गिनने लग गया। भारतीय जनता पार्टी को ट्रेनिंग बड़ी अच्छी दी जाती है बोलने की। अच्छा, और आंकड़े जो हैं वो भी इनको दिए जाते, नागेंद्र जी लिख के लाए, तो इसलिए इनसे बातों में तो कोई जीत नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक उपलब्धियों का सवाल है, बैठे तो बातों में जीतना पड़ेगा। जीतेंगे। उपलब्धियों का जो सवाल है, ये समय 1 वर्ष की उपलब्धियां गिनाने का नहीं है। आज जब देश में महामारी हो रही है, हजारों आदमी मर रहे हैं, लाखों आदमी प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे में अपनी जीत का जश्न या 1 वर्ष का जश्न मनाने का कोई औचित्य नहीं है, लॉजिक नहीं है। इसलिए इन लोगों को अपनी उपलब्धियां गिनाने का, माननीय मोदी जी को कुछ जुनून है और कुछ उनको या तो तांत्रिकों ने बताया है या ज्योतिषियों ने बताया है या उनकी अपनी सोच है। वो ठीक 8 बजे खड़े हो जाते हैं, 8 बजे खड़े होके कह दिया उन्होंने 12 बजे से नोट बंद। तो 500 ये लॉजिक मानते हैं आपके? ये कुछ तंत्र वाली चीजें है, बिल्कुल है जी। उसके बाद 8 बजे खड़े हो गए कि GST लागू 28%। विश्व में कहीं भी 5 से 14% से ज़्यादा GST कहीं नहीं। सिर्फ भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ 28% GST है। उससे व्यापारी और व्यवसायियों की कमर टूट गई। अब खड़े हो गए 8 बजे, 12 बजे से भारत बंद। तो ये विडंबना है। और भारत बंद, अगर ये आज जो स्थिति है, हैविक और पैनिक फैला है, अगर ये 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का समय तब दे देते, भाई मानी इनकी बात तब भी जाती, क्योंकि देश पे आपत्ति आ रही थी, देश पे विपत्ति आ रही थी, महामारी आ रही थी।
जागरूक था यहाँ का नागरिक, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके कहने पे बंद किया, अपनी जान बचाने को बंद किया। घंटे घड़ियाल और मोमबत्तियाँ और लाइट और टॉर्च और मोबाइल की लाइटें जलाई, वो जलाई आदमी ने इसलिए कि लोगों में जागरूकता फैले और लोग इस बीमारी से, आपदा से बचें। अगर वो 4-6 दिन पहले समय दे देते तो उस वक्त ये जो प्रवासी मजदूरों का जो आदान प्रदान हुआ है इधर से उधर लाखों की संख्या, प्रारंभ में जो मार्च में जो पहला लॉकडाउन किया था उसी समय जैसे 22 को किया है इन्होंने, 22 को 25 तो अगर वो 29 से कह देते कि 29 तक आप लोग जहां जाना चाहें चले जाएं। प्रवासी मजदूरों की बात नहीं थी, हमारे आपके सबके रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, मित्र, कोई कहीं किसी की महिला ने, एक परिवार यहाँ मथुरा में मुंबई का रह गया था, मैंने भिजवाया। श्वेता वर्मा थी यहाँ गोविंद नगर में, 16 मार्च की पड़ी हुई थी। उनको प्रियंका चतुर्वेदी ने मुझसे कहा, तब मैंने डीएम से कह के उनको यहाँ से भिजवाया। उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो मेरा मतलब ये नहीं है, और भी जो लोग जहाँ जाना आना चाहते थे, रेलें सब चल रही थी, हवाई जहाज सब चल रहे थे, बसें सब चल रही थी, उसी वक्त अगर ये आदान प्रदान हो जाता। देखिए मजदूर हैं हमारे यहाँ जो आ रहा है, बिहार का आ रहा है, चाहे बंगाल का आ रहा है, चाहे उड़ीसा का आ रहा है, चाहे कहीं का आ रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है या हरियाणा जा रहा है या प्रोग्रेसिव प्रांतों में जा रहा है, तो वो पैसा कमाने ही तो जा रहा है। घर में गरीबी है, इसलिए जमीन रबड़ तो है नहीं जो खिंच जाएगी। तो सर उनको अभी 1500 रुपए उनके खाते में डाले हैं, 1500 रुपए बहुत कम लोगों को मिले हैं। मैं मने नहीं कर रहा कि योजना को 81,11,000 लोगों को उत्तर प्रदेश में आंकड़े होंगे, इन्होंने दिए होंगे। इन्होंने किसानों को भी 2-2 हजार रुपए दिए हैं सबको। उनको भीख नहीं चाहिए, उनको भीख नहीं दी, सम्मान, उसका नाम है सम्मान निधि। सम्मान चाहिए उनको अपनी उपज के मूल्य का। अच्छा सवाल 1500 बात पूरी हो जाने दीजिए। उनको उपज का मूल्य चाहिए। 2000 रुपए से कुछ नहीं होगा। 1475 रुपए का डीएपी का कट्टा आता है, ये तो किसान है नहीं। वो आपका वाला सवाल ही मैं इनसे पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं जी क्या मानते हैं सिकरवार जी आप, जिस तरीके से 1500 रुपए दिए, पूरे 70 दिन का लॉकडाउन रहा, इस पूरे 70 दिन के लॉकडाउन में क्या 1500 रुपए से गरीब आदमी अपना पेट भर लेगा, रेल के भाड़े से अपने घर चला जाएगा? जी खाते में लास्ट 1500 तक आए हैं लोगों के, क्या उनसे पेट भर जाएगा? वो अपने घर पहुंच जाएंगे, उनको जो उनके बच्चे हैं छोटे छोटे वो दूध पी लेंगे, क्या वो अपने बच्चों को पाल लेंगे उन 1500? पहले मैं इन बातों का जवाब दूंगा जो इन्होंने क्वेश्चन आप इन्हीं दो सबका देता हूँ, आपका भी दूंगा। पहली बात तो किसान की गई, तो हम दोनों चल रहे, हल कौन चला ले? चलो चला कौन चला ले रहा, वो बर्दवार इसलिए कह रहा हूँ। तो मैं सुनो बाबू, तुम राजा रहे हो, मैंने तुम्हारे हाल ही चलाए कैसे मानते हैं आप 70 दिन में ये जो 1500 रुपए दिए गए, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? पहली बात, इतने में काम चल जाता है इंसान का? नहीं चलता, काम नहीं चलता बलराम जी। लेकिन आप अब कोरोना का विषय आ गया, कई प्रश्न तीनों लोगों ने खड़े किए, उनके प्रश्न के उत्तर दूंगा तो आपका उत्तर रह जाएगा। तो मैं पहले आपका उत्तर देता हूं कि हर चीज को मजाक उड़ा देना, इनकी मजाक मतलब WHO भारत की प्रशंसा कर रहा है तो पेट में इनके दर्द होता है। दुनिया भारत की प्रशंसा कर रही है कि 130 करोड़ के देश ने इसको कंट्रोल कैसे कर लिया, 550 से पहले इन्होंने लॉकडाउन कैसे लगा दिया। अगर देश की जनता थाली बजा रही है इस देश के प्रधान सेवक के कहने पर तो इनको तकलीफ होती है, मोमबत्ती जला रही है तो तकलीफ होती है, देश की जनता प्रधानमंत्री के पीछे खड़ी है तो इनको तकलीफ होती है। और उसका कारण ये है, उसके कारण आज भी बजाएगी, आज भी बजाएगी जब चाहेंगे। जब एक मिनट देखिए साहब, बलराम जी मैं बीच में नहीं बोला हूं किसी के, आवाज मेरी सबसे ज्यादा तेज है, बीच में नहीं बोला, मैंने किसी को नहीं टोका है, इसलिए मैंने इनको आप बोल लीजिए फिर बोलवाइए कि अब हमारे कहने से तालियां नहीं बजेंगी, लाइट और मोमबत्तियां नहीं जलाएंगी। अच्छा मानते रहने चाहिए। ताली और थाली का ये कॉम्बिनेशन क्या था कि ताली बजानी है फिर थाली बजानी है, तो कहा था जला रहे हैं, तो कहा था कुंभकर्ण जब सो गया था तब उसको जगाने के लिए नारे बजे थे। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कुंभकर्ण ये है इसमें, सही कह रहे हैं, लेकिन कुंभकर्ण ये विपक्ष है जो सो रहा है, जो देश के साथ जगना चाहिए आज नहीं जगा। दूसरी बात मित्र आपने जो कहा, हमने लॉकडाउन दुनिया के अंदर सबसे पहले जो हम बलराम जी कुछ चीजों को परिस्थितियों को समझना चाहिए, हम दुनिया के अंदर सबसे कम संसाधन वाले देश हैं, हम पर सबसे छोटी अर्थव्यवस्थाएं थी उन विकसित देशों को देखते हुए, अमेरिका को, इंग्लैंड को, स्पेन को, फ्रांस को, ब्राजील को। हमने उनके समकक्ष, हमारे पास मेडिकल व्यवस्था नहीं थी,
लेकिन आज उस अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, उस इंग्लैंड में लाखों लोग मर चुके, हजारों लोग मर चुके हैं। वो इटली जो विकास का प्रतिबिंब था वो बर्बाद हो गया, उस पर संसार नहीं मिले दफनाने के लिए। और भारत ने उस समय जब कम्युनिटी ट्रांजैक्शन हो रहा था, आज ये उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, जब कम्युनिटी ट्रांजैक्शन, ये कह रहे हैं नरेंद्र जी मेरे बड़े भाई हैं, श्रेष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कि 25 से 29 तक जाने देते, आने जाने देते, क्या दिक्कत? उस कम्युनिटी ट्रांजैक्शन को कौन रोक लेता? उस समय हमको नहीं पता था देश में कहां पर कोरोना है। हमने उस कोरोना को रोक करके कम्युनिटी का हमने पता किया और क्वारंटाइन जो क्षेत्र थे, कंटेनमेंट जोन बनाई, और कंटेनमेंट जोन पहले जिलों को बनाया, जिलों से बस्तियों को बनाया, बस्तियों से मोहल्लों को बनाया, मोहल्लों से गलों को बनाया। आज हजारों कंटेनमेंट जोन इस भारत के अंदर बनी, उसके बाद हमने उसको फ्री किया है, क्योंकि हमको अर्थव्यवस्था, जीवन को भी सामान्य करना है, जीवन को सामान्य करना है। आज हमको कंट्रोल आया है हमारे पास, हम मेडिकल इसको आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेज व्यवस्था में हम कोरोना के मरीजों को 48% लोगों को सही कर रहे हैं। आज दुनिया के अंदर जहां भी कोरोना वायरस फैला है, जहां पर भी फैला है, वहां से हमारी 60% गति कम है। ये विश्व की WHO की रिपोर्ट है, 60% हमारी गति कम है। हमारे यहां आज भी, हमारे यहां 130 करोड़ के देश के अंदर, वो 33 करोड़ के देश के अंदर 66 करोड़ के अंदर से लाखों लोग मर रहे हैं। 1 अरब 33 करोड़ लोगों के देश के अंदर आज भी 6000 का आंकड़ा नहीं पहुंचा है मरने वालों का। और दूसरी बात आपने जो लॉकडाउन किया, इसमें ये कह रहे थे कि 29 तारीख को, वो उनका कहना सही था, दिसंबर से ये बीमारी का पता चल गया था। राहुल गांधी बोले पहले, फरवरी में क्या दिया था? अखिलेश यादव जी खुद बोले, क्या बोले वो तो बताओ, देश में लॉकडाउन क्या बोले, किसने कहा? भाई साहब बलराम जी अपने उसका डाटा उठा के देखो, इनको तो यही नहीं समझ सकते, आप क्या समझोगे? ये जब लॉकडाउन लगा तो इन्होंने लॉकडाउन का विरोध किया, जब हटा तो कहते हैं लॉकडाउन लगा दो। ये तो उल्टा, इनको तो दिमाग नहीं लगाना। भाजपा जो बोले उसको विरोध में बोलना। भाजपा लॉकडाउन लगाए तो गलत, भाजपा लॉकडाउन हटाए तो गलत, इनको केवल विरोध करना। अगर सूचना आई थी तो अखिलेश यादव जी द्वारा और राहुल गांधी जी द्वारा इस बीमारी के बारे में संसद में अवगत कराया गया था, लोकसभा में भी अवगत कराया गया था। इस समय उसके बाद में यह ना तो लॉकडाउन किया गया, मार्च तक ये बीमारी खींच ली गई, इसके बाद में तत्कालीन उन्होंने सही कहा, नरेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि 8 बजे एक तानाशाही रवैया अपनाकर एक 8 बजे टीवी पर और कहते हैं कि 12 बजे से भारत बंद। तो देखिए ये गलत था। नहीं, क्या करते थे? मतलब आप उन मजदूरों की, इस देश के अंदर करोड़ों मजदूर हैं बलराम जी, उनकी जांच 4 दिन के अंदर आप कर सकते थे, किस आधार पर उनको ट्रांजैक्ट कर देते, पूरे देश के अंदर फैल जाता। आज पता चल चुका है, आज पता, सुनिए मेरी बलराम जी, हमको पता है कि हमको पता है कि 2,01,95,000 में से लगभग 1 लाख मरीज केवल महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, हमको पता है। उस समय नहीं पता था, कैसे बढ़ते आंकड़े हैं नहीं। 27, सुनो गिरधारी लाल जी, 2700 आदमियों की तो मथुरा में जांच हुई है और 30 लाख आदमियों की पूरे भारत में जांच हुई है। क्या जांच की बात कर रही है? मजदूर यहाँ रहकर बीमार पड़ गए या रास्ते में, आपको एक छोटा सा मिसाल दे दूं, मेरा फार्म है यहाँ, मैं बाईपास पे जा रहा था अभी इन दिनों, जब ये कोसी में लगा हुआ था ढेर, तो वहां पर मेरे को 5-6 लोग मिले। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई सरकार ने आपको बसें रेल मुहैया कोसी में करा रहे हैं, तुम लोग पैदल क्यों जा रहे हैं? प्रशासन वहां लगा हुआ है। हम लोगों ने यहाँ नियति वालों ने कैंप लगाया था, मुझे भी बुला लिया था, मैं भी उन्हें सामान बांट रहा था। उन्हें बाबूजी हमें तो मर रहा, यहाँ मरे चाहे वहाँ मरे, यहाँ मर जाएंगे तो घर वालों को पता ही नहीं लगेगी, लावारिस में फूक जाएंगे, वहाँ कम से कम मरेंगे तो उन्हें पता तो लगेगा कि हमने फूक दिया, हमारा घर का मर गया। एक सेकंड पूरी बात हो जाए। तो मैंने कहा आप लोग जा कहाँ रहे हो? तो बोले साहब हम हरदोई जा रहे हैं। 600-700 किलोमीटर होगा हरदोई, यहाँ से कितना होगा है? वहां समझ लीजिए आप, आदमी पैदल जा रहा है। उनको उन्होंने साहब आपने खूब प्रयास किया, 2 दिन से बड़े न बस मिली हमको न रेल मिली, तो ये इनकी व्यवस्था रही। गोरखपुर जाने वाली रेल साली पहुंच गई राहुल केला, नहीं पहुंची, कोई एक बस रेल नहीं पहुंची, गलत कह रहे हैं, एक भी रेल नहीं पहुंची। रेल सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए इनके जवाब को। 4150 ट्रेन 3 दिन पहले। अरे सुनिए भाई साहब, भटके नहीं है, आपको पता है, आपको इतनी कॉमन सेंस नहीं है, इतनी कॉमन सेंस, ट्रेन भटक सकती है कभी? एक बार सुनिए, 4150 बलराम जी एक बार चुप हो जाए भैया, 4150 गाड़ियां 3 दिन पहले तक ट्रांजैक्ट हुई पूरे देश के अंदर मजदूरों को लेकर के। ज्यादातर ट्रेनें
और इस पर हमारे पीयूष गोयल जी स्टेटमेंट दे चुके हैं चैनल पर। इसमें 4150 ट्रेनों में से अधिकांश ट्रेन जो थी, 11 मजदूर थे, वह यूपी वाले आने वाले थे या बिहार आने वाले थे, यानी कि पूरे देश से एक रूट पर चलने वाली अधिकतम गाड़ियां थी। उन गाड़ियों को उन गाड़ियों के रूट ओवर मीडिया के कहने से क्या होता है जी, क्या बात कर रहे हैं आप मीडिया को झूठा बता रहे हैं। मीडिया ने गलत हम सिद्ध कर देंगे बलराम जी, हम सिद्ध कर देंगे। जिस चैनल ने प्राइज दिया उसको छोड़ कर देंगे हम। हमारे रेल मंत्री ने कहा है गाड़ियों का रूट चेंज किया था, गाड़ियों का रूट चेंज किया था, केवल गाड़ियों का रूट चेंज किया था, गाड़ियों का रूट चेंज किया था। हाँ, कोई नहीं गई राउरकेला। अरे उधर से आएगी, उड़ीसा से आएगी, तो राउरकेला यही आएगी। देखिए ऐसा है कि जब ऐसा हुआ कि डेड बॉडी तक का इनको पता ही लगता, झांसी से गोरखपुर ट्रेन जाती है और ट्रेन गोरखपुर से झांसी वापस आ जाती है, मीडिया को झूठा बता रहे हैं, टॉयलेट में पड़ी रहती है, और जब उसे बस जो इनकी हाँ यहाँ मिला वो तो सही है। इनको अपना गोस्वामी ट्रेन क्या पता कर रहा है, रजत शर्मा तो सही है, दोबारा चला नहीं पाए क्योंकि यही इनका विकास है। और मैं कोविड की बात कर रहे थे ना, ये इन्होंने कहा कि मजदूर सड़क पे, आपने देखा होगा, कहने का आपका मतलब ये है कि ट्रेनों में जो मजदूर जा रहे थे उनमें काफी लोगों की जान गई। 80 जाने तो कम से कम इन्होंने स्टेट रेलवे का शर्मा जी 80 डेड बॉडी काय से मरी शर्मा जी कितने लोग आए? 60 लोग ट्रांजेक्ट में घुस से मरे, 3 बार भोजन दिया, एक बार 3 बार भोजन दिया गया। 60 लोग ट्रांजेक्शन हुए हैं, अगर उसमें 80 डेथ हो गई, बीमारी से हो गई, बुढ़ापे से हो गई, इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लीजिए। हाँ हाँ, तुमने मारे ना। अरे ये टोटी चोर बोल रहे हैं यार, बेकार की बात कर रहे हो। इन पर बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार के पर्याय हो गए, जो भ्रष्टाचार के पर्याय हैं, ये नैतिकता पर भाषण देंगे। ये जो भ्रष्टाचार के पर्याय है, नैतिकता पर भाषण देंगे। ये मकानों की टोटियां चुराते हुए नैतिकता पर भाषण देंगे, भ्रष्टाचार पर भाषण देंगे। माननीय हमारे सिकरवाल जी ने कहा कि इन्होंने मजदूरों के लिए बहुत किया, किसानों के लिए बहुत किया, पानी मिल रहा तो आपने देखा हुआ पहले बड़े मजदूरों के लिए इन्होंने कितना किया है, कितने मजदूर प्लेन से गए हैं, मजदूरों की क्या दुर्दशा हुई है वो 6 साल में आपने स्वयं देखी है। तो इन्होंने मजदूरों के लिए बहुत किया है। एयर स्ट्राइक की आप जो बात करती है, एयर स्ट्राइक जवान करते हैं, नेता नहीं करता है। मतलब जवान की भी क्रेडिट आप ले लो। अरे वो तो देश के जवान हैं, उसके साथ खड़ा तो हो जाए। तुम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हो, तुम एयर स्ट्राइक क्या कर लोगे? पाकिस्तान तुम तो पाकिस्तान के समर्थन बोलते हो। तुम्हारा पाकिस्तान यूएनओ के अंदर इनके राजीव गांधी का नाम लेता है। पाकिस्तान यूएनओ के अंदर राहुल गांधी का नाम लेता है। भाई साहब जब आप बोले थे मैं नहीं बोला था। चलिए बोले गिरिराज बोले। बगैर बुलाए बिरहानी खाने ये जाते हैं। पाकिस्तान के 2 रुपए हम करते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश हम बनाते हैं, और हम पाकिस्तान के हितैषी हैं। ये स्वीकार कर लिया, पाकिस्तान ने बनाया है, स्वीकार कर लिया, पाकिस्तान ने बना लिया, रिकॉर्ड में देख लो। ये बगैर बुलाए बिरहानी खाने जाते हैं, बगैर निमंत्रण के, और आइए कहते हैं कि मोदी से पूछे कुछ नहीं होता है। इनको ये ज्ञान नहीं है कि ये जो रेड कारपेट जो मिलता है ना, वो 70 साल में देश में जो उन्नति हुई है उसकी वजह से मिलता है। ये मोदी जी को नहीं मिलता है, ये भारत के प्रधानमंत्री को मिलता है, और प्रधानमंत्री जो भी होगा उसे वो रेड कारपेट मिलेगा। जो भारत ने तरक्की की है उसका कारपेट है, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। नेहरू जी ने 300 फैक्ट्री बनाई थी, 3 का नाम बता दो आज चल रही है, सब बंद हो गई घाटे में। देखिए देश का पैसा लूट लिया इन लोगों ने। देखो 3 फैक्ट्रियों के नाम बता दो आप देश के अंदर, इन्होंने 300 शुरू की थी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात करते हैं। देखते रहिए आप मथुरा न्यूज़ 24। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। चर्चाएं चल रही थी बीजेपी के कार्यकाल को लेकर। अब इस पैनल में हमारे साथ हमारे जो बसपा के राजस्थान के जो जिला कोऑर्डिनेटर हैं वह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंडित योगेश कुमार द्विवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। पैनल दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जी गिरधारी जी, आप कुछ कह रहे थे, जब पैनल चल रहा था उसमें आप कुछ बता रहे थे और बीच में ब्रेक लेना पड़ गया। मैं ये कह रहा था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की कौन सी टीम है और क्या एडवाइस करती है वो भगवान ही जाने। कोरोना का केस 23 जनवरी को सबसे पहले आ गया था, और ये हमको आपको सबको पता है कि कोरोना हिंदुस्तान की बीमारी नहीं है, बाहर से आई है बीमारी। तो पहले लॉकडाउन में सबसे पहले
हमको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद करने थे, बंदरगाह बंद करने थे और अपनी ट्रेनों को चलाना चाहिए था। हमारे हिंदुस्तान में इनने तो एक भी ट्रेन नहीं चलाई। कांग्रेस ने 19,000 ट्रेन हिंदुस्तान में चलाई हैं, उनमें 2 करोड़ आदमी प्रतिदिन आ जा सकता है। यदि उनको 3 दिन के लिए फ्री कर देते, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और बंदरगाहों को बंद कर देते और इंटरनल ट्रेन को चालू कर देते, तो आज ये जो अफरा तफरी हुई है और हमारे मजदूरों की जो दुर्दशा हुई है, जिस पर कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने मजदूरों के लिए बहुत किया है, वो आज हिंदुस्तान की आम जनता से छिपा नहीं है कि इन्होंने मजदूरों के लिए कितना किया है, वो सबने देखा है। तो ये दुर्गति नहीं होती। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, कोई भी मजदूर जब दूसरी जगह जाता है तो ये निश्चित होता है कि उसके यहाँ रोजगार नहीं है, उसके यहाँ रोजगार नहीं है, तभी वो दूसरी जगह जाता है। यदि लॉकडाउन से, जैसे ही हमने लॉकडाउन किया और उनसे कहते कि आप अपने अपने घर जाइए, तो उनके पास में बचत के हर आदमी के पास में जो बाहर काम कर रहा है 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपये होते, वो लेके वो घर जाता, तो वो हमने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उस पैसे से गांव में रह सकता था। आज क्या है, वो जो पैसा उसका था वो सब पैसा उसने वहाँ खर्च कर दिया, हमने उसको जाने नहीं दिया। इंडस्ट्री का जो पैसा था, जो इंडस्ट्री में जो फिक्स एसेट्स, इंडस्ट्री में 2 तरह का पैसा होता है। एक तो होता है फिक्स एसेट्स, फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीन सब होता है। दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए आपने कहा कि जो आपके यहाँ श्रमिक है उसको आप तनख्वाह देंगे। यदि वो वर्किंग कैपिटल का पैसा श्रमिक को दे देगा तो फैक्ट्री कैसे चलेगी, इसका ज्ञान नहीं है इनको। अच्छा, पहले इन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन के पीरियड का सबको तनख्वाह देनी है, गली में आपके कोई भूखा नहीं रहे, नौकरी से आप किसी को निकालेंगे नहीं, किराएदार से आप किराया नहीं लेंगे। इस हिंदुस्तान में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी किराए से ही चलती है, वो क्या खाएगा? तो इन्होंने वादे तो किए थे कि हम स्कूल की फीस माफ करवा देंगे, क्या हुआ? राशन मिलेगा। क्या हुआ? स्कूल तो आप छोड़िए, क्योंकि स्कूल के मालिक तो और हैं। बिजली का बिल तो ये माफ कर सकती हैं, वो भी तो वादा किया था इन्होंने। क्या हुआ? हुआ क्या? नहीं। मैं नगर पालिका का टैक्स तो माफ कर सकती हैं, इनकम टैक्स में तो रिबेट दे सकती हैं, जीएसटी में तो रिबेट दे सकती हैं। क्या इसमें से कुछ हुआ? आज क्या हुआ? आज पूरी अर्थव्यवस्था का चौपट हो गया है। जो व्यापारी के पास में वर्किंग कैपिटल थी वो आपने मजदूरों को दिलवा दी। मजदूरों के पास जो पैसा था वो वहाँ रह के खा गए। अब वो आज अपने घर जा रहा है, उसके पास में किराए के पैसे नहीं हैं, तो वो कैसे घर में रहेगा? घर की स्थिति ये है कि 4 भाइयों में से एक भाई गांव में रहता था, जमीन तो बढ़ेगी नहीं, और अभाव में वो 3 भाई बाहर जॉब करते थे। अब वो 4 भाई गांव में आ गए, तो गांव में अराजकता होगी, बिल्कुल बिल्कुल। खेती तो बढ़ेगी नहीं, मकान बढ़ेगा नहीं। योगेश जी पूरा प्रकरण बता देता हूँ। एक साल की उपलब्धियां चल रही थी कि जो 1 साल 5.1 हो गया है इनको, तो जो मोदी का जो कार्यकाल है इसको किस नज़रिए से देखते हैं, इस 1 साल के कार्यकाल को और पिछले 5 साल के कार्यकाल को जोड़कर, मतलब टोटल 6 साल के कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हैं? सिकरवार जी द्वारा करीब 150 उपलब्धियां गिनाई गई हैं, तो उन उपलब्धियों को आप भी अगर दोबारा चाहें तो समझ लीजिए, और नहीं तो फिर उनसे पूछ लीजिए कौन कौन सी मालूम होंगी उपलब्धियां। तो बलराम जी, सबसे पहले तो जो कोरोना महामारी में जो हमारे कर्मवीर योद्धाओं की गिनती में मीडिया आता है, उसमें सबसे पहले मैं मथुरा न्यूज़ 24 के सारे जो स्टाफ हैं, जो भी आप लोग हैं, उन सबको सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सलूट करता हूँ। क्योंकि कोरोना महामारी में आप लोगों ने जिस तरीके से, हम लोग घर में थे, चाहे हम राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हम लोग घर में थे या बाहर थे, लेकिन आपने उस पहलू तक जा करके, जिस पहलू के नाम से हम लोगों को भी डर लगता है, उस पहलू तक पहुंच करके आपने देश को, पूरे देश की मौलिक चीज़ें दिखाने का काम किया, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र।
दूसरा जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के भी प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और जिस तरीके से आपने विधि बताई कि 5 साल पिछले और 1 साल, आदरणीय मोदी जी ने जब लॉकडाउन हुआ तो मेरे आदरणीय शिकरवार जी बहुत सीनियर लीडर जिलाध्यक्ष रहे हैं, नरेंद्र जी हैं, पाठक जी बैठे हैं, उन्होंने जिस तरीके से लॉकडाउन जो घोषणा की थी, सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने देश में नोटबंदी की भी घोषणा की थी, लेकिन नोटबंदी के दौरान आपने कुछ समय दिया था कि आप इतने दिन तक बैंक जाइए और अपने घर से पैसा निकालिए और जमा कर दीजिए। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूं कि आपने इस कोरोना महामारी में लॉकडाउन की डिक्लेरेशन में नोटबंदी जैसा पालन क्यों नहीं किया? अगर नोटबंदी जैसा पालन अगर आपने किया होता तो आज जिस तरीके से हमारे देश के श्रमिक मजदूरों की दुर्दशा हुई वो नहीं होती। वो चाहे यूपी के हैं, चाहे गुजरात के हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हैं, चाहे कहीं के हैं, लेकिन अल्टीमेटम वो 130 करोड़ भारतीय हैं। आदरणीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 130 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। उसमें हम भी आते हैं, शिकरवार जी भी आते हैं, नरेंद्र जी, पाठक जी, आप सब आते हैं। दूसरा बिंदु, आदरणीय मोदी जी ने अभी कहा कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उनका एक सेंटेंस था। सर मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, जब विपक्ष में थे तो सड़कों पे आवाज आती थी कि हम देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद आवाज आई सत्ता में कि हम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस समय कोरोना महामारी में आम गरीब के पास 100 रुपए नहीं है तो बात आ गई आत्मनिर्भरता की। 1500 रुपए। हाँ, तो आत्मनिर्भरता की जब बात आई सर, तो मैंने सोचा कि इस बात को मैं गुजरात में खड़ी पटेल साहब की जो मूर्ति है उसके कानों में जाके कहूं, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि मूर्ति तो आवाज सुनती नहीं है, क्योंकि वो मूर्ति भारत में बनी नहीं है। तो आत्मनिर्भरता कहते तो मोदी जी सुन लेते। तो दूसरी चीज यही मैं कहना चाहता हूं कि आज जो भी काम हुआ, आप देखिए आदरणीय मोदी जी ने भाषण बहुत अच्छे देते हैं सर, मैं उनका भी इस चीज का कायल हूं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं एक सपना देखना चाहता हूं। आदरणीय शिकरवार जी को मालूम होगा, उन्होंने एक रैली में कहा था मैं सपना देखना चाहता हूं कि चप्पल पहनने वाला भी एक गरीब आदमी जहाज में बैठना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि वो चप्पल पहनने वाले आदमी को इस 130 करोड़ के देश में उसी की कमाई से बनी हुई बस, उसी की कमाई से बनी हुई ट्रेन उसको नसीब नहीं हुई। मथुरा आगरा के अंदर में आपकी मीडिया नहीं दिखाया, एक बच्चा सूटकेस पर लेटता हुआ जा रहा है। वो मां जो सूटकेस खींच रही है, अगर पीछे से कोई बच्चा उसका उठा के ले जाता, पीछे से वो बच्चा गिर जाता, उस मां की छाती से पूछो। आदरणीय जो आगरा के जो डीएम साहब हैं, उन्होंने एक बयान दिया, इन्हीं के सरकार के अधिकारी हैं, कि हम तो बचपन में भी ऐसे माता पिता हमको बक्से पे ले जाया करते थे। सर बचपन में तो मुझे भी मेरे पिताजी साइकिल पे ले जाया करते थे, लेकिन ये कोरोना महामारी में जो श्रमिकों के पैर में छाले पड़े हैं ना सर, ये बचपन नहीं है, ये बड़प्पन नहीं है, ये उनकी पीड़ा है। लॉकडाउन जरूरी था, मैं लॉकडाउन का समर्थन करता हूं। इस महामारी में आदरणीय मोदी जी ने जो भी स्टेप लिए हैं, देश उनके साथ है, विपक्ष उनके साथ है, लेकिन उनकी जो नीतियां थी, उस नीतियों में जो श्रमिकों पे, ये तो इनके दिल से ही मालूम होगा, जब किसी एक मां के पैर में छाले पड़ते हैं तो दिल तो सर सबका दुखता है। मैंने आपकी मीडिया से एक फोटो ये भी देखा कि एक जो है बिहार में महिला जा रही थी, उसके पैरों में से खून निकल रहा था, मीडिया दिखा रही थी। सर वो तो पूरा देश देख रहा है ना। तो मैं वही पूछ रहा हूं कि नोटबंदी की डिक्लेरेशन में तो आप बड़े उन व्यापारियों को जिनके पास 2 नंबर का पैसा है, उनको तो आप 1 महीने का समय देते हैं कि 1 महीने में आप बैंक में जाइए, अपने 500,000 के नोट को जमा कर लीजिए। लेकिन जिन श्रमिकों के पास, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया, लॉकडाउन लागू कर दिया गया, क्या उनसे आपने पूछा कि आपकी जेब में 100 रुपए का नोट है? सर मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, इस देश में जब लॉकडाउन के दौरान थालियां बजाई गई, अगर यही थालियां 130 करोड़ लोग लेकर के अपना दरवाजे पर बजाने वाले सड़कों पर खड़े हो जाते तो शायद श्रमिक भूखे नहीं मरते। यही चीज है। विकास क्या किया वो तो आज का बिंदु है, आज आप देखिए ना सर। अच्छा दूसरी चीज मैं आदरणीय शिकरवार जी से कहना चाहता हूं, हमारी मथुरा की सांसद आदरणीय हेमा जी, जनता ने ही चुना है, पब्लिक ने ही वोट दी है। सर मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पड़ोस में डॉक्टर है, मैं बीमार हूं, डॉक्टर का हॉस्पिटल बंद है तो मैं तो मरूंगा ना। मेरा डॉक्टर तो इस समय मुंबई में बैठा हुआ है, तो मेरा इलाज कौन करेगा? आप जनप्रतिनिधियों के नाम बताइए जिनको जनता ने चुना, उन जनप्रतिनिधियों को, चुने हुए लोगों को आप बताइए कि कितने लोग उनके पास गए जिन्होंने वोट दिया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, भाजपा के कार्यकर्ता थे, सबने काम किया, लोकदल के कार्यकर्ता थे, सबने काम किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, सबने काम किया, बसपा के कार्यकर्ता सबने काम किया। कार्यकर्ताओं ने किसी ने ऐसा नहीं काम नहीं किया, किसी ने खाना बांटा, किसी ने बांस, हमारे कुंजबारी भाई बैठे हैं, विनीत जी बैठे हैं, मास्क बांटे, खाना बांटा, सब बांटा, मैं तारीफ करता हूं उनकी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिनके लिए ये मेहनत करते हैं सर, वो जनप्रतिनिधि कहां है?
वो तो एसी में बैठे हैं, ये तो आज भी बेचारे पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, कल भी करेंगे क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति हैं। लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधियों से मैं पूछना चाहता हूं, एक भी टीवी चैनल, एक भी अखबार मुझे पूरे लॉकडाउन के द्वारा उनकी एक वीडियो दिखा दे जो कहीं पे भी किसी जगह भी अगर आपको सहायता करते हुए मिल जाए। तो फिर विकास की चर्चा किस पे करें सर? विकास की चर्चा है। नरेंद्र जी ने जवाब दे दिया जी। क्या बताया आपने? अपने पेट डॉग्स को खिला रही थी वहाँ बम्बई में वो। अच्छा, तो वो वो उनको तो वायरल हुई है। मतलब यहाँ की जो सर अभी आपसे एक बीच में बात कहना चाहूंगा, आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि लोकल के लिए वोकल बनिए। उन्होंने कहा था सर सामान के लिए ही लोकल पर वोकल बनना है, इनके लिए बनी ना लोकल और वोकल, मेरे लिए बनी ना लोकल और वोकल, इनके लिए बनी ना लोकल और वोकल। फिर लोकल को ही चुनिए ना सर, खाली सामान के लिए लोकल फॉर वोकल थोड़ी है। ये तो यमुना किनारे वाले को चुनिए ना, फिर समुद्र किनारे वाले को क्यों चुन रहे हो? सीधी सी बात है जी। आप जिला अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व में और पार्टी के एक सत्ताधारी पार्टी के एक अच्छे चेहरा है आपका मथुरा जिले में। क्या मानते हैं खामियां कि क्यों सांसद महोदय मथुरा नहीं आई? ये सभी लोगों की पीड़ा है, ये हमसे भी बहुत सारे लोगों ने व्यक्त की है कि क्यों सांसद महोदय हमसे मिलने नहीं आई। जब वोट मांगने आती हैं तो बड़ी ताप से आती हैं, न गेहूं भी काटती हैं, सड़कों पर भी चलती हैं। बलराम जी किस विषय को कैसे ट्विस्ट करना है पॉलिटिकली, ये एक अलग विषय है। योगेश जी ने कई चीज़ें अच्छी बताई, कई चीज़ें ठीक बताई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय मजदूरों को समय दे देना चाहिए था। क्या लाखों मजदूरों को कम्युनिटी ट्रांजैक्शन के जब हमको पता नहीं था कहाँ पर कैसे कोरोना फैला, उसको छोड़ देते उसके ऊपर? क्या गारंटी थी कल वो मजदूर? मेरी बात सुनिए, मेरी बात बलराम जी आप पार्टी मत बनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं आप मेरी सुन लीजिए, श्रमिकों की संख्या नहीं मालूम, मेरी बात लीजिए। और एक महीने में जिन लोगों ने, अरे सुनो बलराम जी, आपने योगेश जी में टोका नहीं है बीच में, योगेश जी आप बोलने दीजिए या आप और समय ले लीजिए। नहीं बोल लीजिए। हाँ, दूसरी बात, जब लॉकडाउन के बाद लगा कि सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, तब क्या हम पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहते थे इस चीज को? केवल दिल्ली से मजदूर निकाले गए, केवल राजस्थान से मजदूर निकाले गए, केवल महाराष्ट्र से मजदूर निकाले गए, जहां पर विपक्ष की सरकारें थी वहां पर भ्रम फैला करके मजदूरों को सड़क पर भेजा गया और उसका एक पूरे देश में माहौल बना और मजदूर सड़क पर आ गया, मजदूर मरने के लिए। उसके बाद आपको राजनीति करने का मौका मिल गया। हमने तुरंत लॉकडाउन के आह्वान के बाद भी हमने 4,500 ट्रेनें चला करके उनको 60 लाख मजदूरों को यहां से वहां ट्रांजैक्ट किया। इनकी बहन जी मायावती ने हमारी प्रशंसा की कि जब हमने कोटा से छात्रों को 23,000 छात्रों को जो मरने के लिए नहीं छोड़ा उनको हम मथुरा लाए। बहन जी ने हमारी प्रशंसा की, सपा ने विरोध किया, लोकदल ने किया, क्योंकि उनको लगा कि उनके उत्तर प्रदेश के छात्रों फंसे हुए थे। तो केवल इसलिए हर चीज को पॉलिटिकलाइज कर देना ये अलग चीज है। लेकिन उसके बाद भी जो कर सकते थे हमने किया। बात पर आ जाऊं, कांग्रेस ने भी बसें भेजी थी। कहां पर भेजी थी भाई साहब? खामियां मिली थी, बहुत जोरदार बसें भेजी थी भाई साहब। 1000 की सूची भेजी, फोटो पहले भेज दिया, कुंभ के फोटो भेज दिए, गाड़ी के जो भाजपा की कुंभ में लगे रहते उनके फोटो भेज दिए। उसके बाद 1000 बसों की जब मुख्यमंत्री ने सूची भेज दिए तो दो दिन में सूची आई आपके अध्यक्ष के द्वारा। उस सूची में टेम्पो था, उस सूची में स्कूटर था, उस सूची में स्कूटी थी, उस सूची में वो बसें थी जो 10-20 साल पहले खत्म हो चुकी हैं, जिनका सर्टिफिकेट खत्म हो चुका है। तो उसके बाद भी बेशर्मी की हद देखिए कि प्रियंका गांधी कहती है कोई बात नहीं, 300 फर्जी थी, 278 थी, उतनी तो भेज देते। आपकी हद देखिए आपके झूठ की। आपने ड्रामा बना करके रखा हुआ राजनीति को। आप इस समय भी देश के साथ खड़े नहीं हो सकते। यह कांग्रेस है, यह कांग्रेस है जो आज मजदूरों के लिए भाषण दे रही है, जिसने आधे देश को मजदूर बना दिया 70 साल के अंदर। यह कांग्रेस है जिसने इस देश का पैसा लगाकर हजारों फैक्ट्रियां खड़ी करी और इनके नेता पैसे वालों में फैक्ट्रियां बिक करके आज उसमें एक फैक्ट्री HMT भी नहीं बची। यह कांग्रेस है जिसने लाखों लाख करोड़ के भ्रष्टाचार किए। यह कांग्रेस है जिसने 2-2 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार करने के बाद कॉमनवेल्थ में भ्रष्टाचार, कोयले में भ्रष्टाचार, 2G में भ्रष्टाचार, जो काम हो जाए वो भ्रष्टाचार के बिना होता ही नहीं था। यह कांग्रेस है जिसने पहला भ्रष्टाचार संशोधन का जीप घोटाला किया, इंग्लैंड से 2000 जीपें मंगाई, 12 जीप नहीं आई भारत के अंदर। कृष्ण मेनन उस समय विदेश मंत्री थे। यह कांग्रेस है जिसने इस देश को भ्रष्टाचार सिखाया और वो कांग्रेस जब जनता ने धक्का मार करके बाहर कर दिया, वो कांग्रेस जब समझ गई कि आप क्यों गांधी बन रहे हो, वो रहन गांधी भी गांधी बन गए। 3-3 पीढ़ियों से बाप का नाम तो उनका नहीं रख सकते, अपने परिवार का नहीं रख सकते। ये कांग्रेस आज मजदूरों के साथ खड़ी है। लिस्ट पूरी गिना दी है, पूरे घोटाले गिना दिए हैं। 6 साल में एक घोटाला बता दीजिए, 6 साल के अंदर एक घोटाला बता दीजिए। मोदी को ऊपर एक घोटाला बता दीजिए 6 साल के अंदर। सबसे बड़ा घोटाला इनका कोरोना घोटाला है। बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री राहत कोष है, वो ऑलरेडी
देश की सहायता के लिए। मजा लीजिए, सुनिए खाता बना हुआ है। प्रधानमंत्री राहत कोष का अध्यक्ष कांग्रेस की अध्यक्ष होगी, इन्होंने व्यवस्था कर रखी थी नेहरू जी के समय से, क्या होगी अध्यक्ष भैया? आप बोलने दीजिए। तुम कौन हो? कांग्रेस का अध्यक्ष प्रधानमंत्री राहत कोष का अध्यक्ष कैसे बनेगा? और उसकी कोई फंडिंग, कोई उसकी कैग जांच नहीं करेगा। इनके प्रधानमंत्री राहत कोष का हाल पूछ लीजिए बलराम जी, कि उसकी कोई जांच नहीं करेगा, कैग जांच नहीं करेगी उसकी। सुनिए, अरे भाई साहब, बलराम जी करेगी, बलराम जी करेगी। कोरोना खत्म होने चाहिए, उसके अंदर लिखा हुआ है, ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट के अंदर लिखा हुआ है कैग भी जांच करेगा, सीबीआई भी जांच करेगा, और उसके अंदर प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा नहीं है, कमेटी है, कमेटी तय करेगी, जिससे चाहो वैसा खर्च करो। कोरोना के अलावा इस पैसे का कहीं खर्च नहीं होगा, ये पूरा देखिए ये फंड बनाने की, ये अकाउंट बनाने की क्या आवश्यकता थी, और इस अकाउंट का कोई हिसाब नहीं दिया जाएगा। नहीं, सोनिया जी को उसका अध्यक्ष बना दें, आप खुश हो। देखिए, आप शांत रहिए, मैं आप ये पहले से बताया गया है कि इस अकाउंट का कोई हिसाब नहीं दिया जाएगा। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि कोरोना का प्रकोप 190 देशों में है। क्या माननीय अध्यक्ष जी ये बता सकती है कि 190 देशों में से किसी देश के प्रधानमंत्री ने जनता से पैसा लिया है? केवल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने इस आपदा को भी कैश किया है, और इसमें जनता से पैसा लिया है, और उसका कोई हिसाब नहीं दिया जाएगा। इन्होंने कितने रुपए दिए पूछो, उसका हम हिसाब देंगे इनको लाकर। योगेश जी कुछ कहना चाहते हैं जी? सर बिल्कुल, अभी आप जैसे सिकरवार जी ने कहा कि बहन जी ने तारीफ भी की सर, और योगी जी को फोन करके धन्यवाद भी दिया। जब अच्छा कार्य होगा तो विपक्ष की ये भूमिका होती है कि वो फोन करके धन्यवाद दें, ये हकीकत की बात है। लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूँ कि जब जो विकास दर की बात आ रही है, अभी आपको याद होगा दीदी माँ रितंबरा जी के यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी जो कि डिप्टी सीएम हैं, वो आए थे। इन बातों को आज 10वां महीना लगने जा रहा है, और विनीत जी को भी मालूम होगा, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मथुरा वृंदावन मसानी से लेकर के वृंदावन का रोड 2 वे रोड होगा। सर कोरोना को तो बने हुए अभी 3 महीने हुए हैं, और 10वां महीना लग गया, फंड भी जारी हो गया, सर काम नजर नहीं आया जी। वो मैं दूसरी चीज सर, दूसरी चीज बात अभी जो हो रही है काम की, सर जो चीन आज हमारे ऊपर हावी हो रहा है, इन्हीं के साहबजादे जो चीन के हैं सर्वे सर्वा, उनको लेकर के बनारस घाट पर आरती दिखाई गई थी, आपको याद होगा। आज जिनको आरती दिखाई गई थी सर, वही बॉर्डर पे आकर के हमारी घंटी बजा रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री को भी आप लेकर के आए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले अपने सदन के अंदर में जो संशोधन बिल पास किया, उसमें भारत के नक्शे को 3 हिस्से में बांट दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिन देशों के आपने राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया, वही आज हमको आंखें दिखा रहे हैं, आप देखिए ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम विपक्षी भूमिका में हर वक्त सरकार के साथ हैं, अच्छी नीति के साथ हैं। कोरोना महामारी हुई, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप घंटी बजाइए, हमने खुद घंटी बजाई, हम विपक्ष में हैं, बसपा से हैं, हमने बजाई। विनीत जी और कोई बिहारी जी बैठे हैं, देखा, उन्होंने कहा कि आप ये करिए, हमने किया। हमसे लोगों ने पूछा कि योगेश जी आप तो बसपा से हैं, मैंने कहा नहीं, पा से पिता और पा से प्रधानमंत्री। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस समय देश में प्रधानमंत्री और पिता की 2 भूमिका निभा रहे हैं, और देश जिस समय महामारी में जूझ रहा है, उस समय फर्ज होता है कि माता पिता का साथ देना, तो हमने उस समय साथ दिया। लेकिन वही चीजें आती हैं कि अगर सर आज चुनाव होते तो ये एक भी श्रमिक पैदल नहीं जाता। हर एक प्रत्याशी खाना लेके खड़ा होता, हर एक प्रत्याशी छत्ता लेके खड़ा होता, हर एक प्रत्याशी जूता चप्पल लेके खड़ा होता उनके पैरों को छूने के लिए। लेकिन विडंबना ही श्रमिकों की ये हो गई कि इस समय कोरोना महामारी में चुनाव कहीं नहीं था। जी बिल्कुल, योगी जी सही कहा। सिकरवार जी, वृंदावन और मथुरा की बात कर लेते हैं जल्दी से। एक मिनट मैं बात करना चाहूंगा, मैं इनकी बात को बढ़ा रहा हूँ। सुनिए, सिकरवार जी को थोड़ा आराम करने दीजिए, पसीना आ रहा है। 30 सेकंड में नहीं, मैं 20 सेकंड में खत्म। अभी इन्होंने कहा इनकी बात को बढ़ाना। हमारे पड़ोसी राष्ट्र जो है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, चाइना, ये पाकिस्तान, रूस भी लगी हुआ ज़्यादा दूर नहीं है। इन सभी, पाकिस्तान से तो चलिए हमारा मतभेद था ही, वो इनके आने से और बढ़ गया, पहले से भी था और बढ़ गया। चीन से पुरानी रंजिश चली आ रही है। चीन आज बहुत ताकतवर है, जितने हम आज पाकिस्तान से ताकतवर हैं, उतना ही पाकिस्तान हमसे चीन पर ताकतवर है। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। आप वहाँ लद्दाख में क्या कर रहे हैं और वहाँ क्या कर रहे हैं, उससे बात दूसरी है। लेकिन नेपाल जैसा राष्ट्र, जहाँ हमारा रोटी बेटी का संबंध है, मेरी तो बहन भी वहीं है और मौसी भी वहीं है, हिंदू राष्ट्र है,
आपको मालूम नहीं, अब पता नहीं, वो अब नहीं, माओवादी हो अब गए, नहीं है, अब वहाँ नहीं। बात नहीं है। लेकिन जब किंगडम था तो मैं तो जाता रहता हूँ वहाँ, तो उस वक्त वहाँ एक बहुत बड़ा न्यू बाजार है, उसके सामने बहुत बड़ा पार्क है, समझ लीजिए डैम्पियर के बराबर। रत्ना पार्क। उस पार्क में एक मस्जिद बनी हुई है, कोने में। उस मस्जिद पे मुसलमान बिना परमिशन के लाइट नहीं लगा सकता था ईद पे। हर घर में, चाहे वहाँ की महिलाएं बहुत आधुनिक है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, लेकिन हम आज आप नहीं जानते होंगे कि गते वहाँ 22 गते, 23 गते, 24 गते, गते में चलती है तारीख, वहाँ 1, 2, 3, 4 तारीख नहीं है। और घर में, हर हिंदू घर में आपको पत्रा मिलेगा, सुख संचार कंपनी के पत्रा मैंने देखे वहाँ। हर महिला जितनी भी आधुनिक होगी, उस राष्ट्र से आज आपके संबंध मधुर नहीं है। बांग्लादेश आपके साथ था, सीए के चक्कर में आपने उससे खुंदक ले ली। श्रीलंका तो खैर बेचारा गिनती में, मालदीव तो है ही नहीं। रूस और अपने विखंडित हुआ पड़ा है, वो तो बट गया रूस, अब वो यूएसएसआर नहीं रहा। यूएसएसआर था तब ताकतवर था, अमेरिका से टक्कर लेता था, और हिंदुस्तान का रूस से संबंध था। तो आज आप जो विदेशों में अरबों खरबों रुपया फूके आई, रोज आज पोलैंड, आज इंग्लैंड, आज अमेरिका, आज ब्राजील, आज लंदन, आज इजराइल, आज पेरिस, सबरे देशों में आप हुआ है, लेकिन अपने पड़ोसियों से अमेरिका से संबंध अच्छे हैं। अमेरिका क्या करेगा? जब तक 7वां बेड़ा आएगा तब तक तो फूक देगा वो। पिछली बार भी आया था 7वां बेड़ा, जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश पर अटैक किया था, तब तक तो बांग्लादेश को कब्जे में ले लिया था, पाकिस्तान से छीन लिया था। तो वो आने में पड़ोसी तो ये है, हमारे पड़ोस में कोई रह रहा है तो उसको कोई कष्ट आएगा। फतेहलाल जी जब एक बार यहाँ खड़ाकू आ गए थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया था, सुने, तो फतेहलाल जी अब तो चले गए, उनकी जवान बेटी थी और अपनी वो नोटों की और ज्वेलरी की पुड़िया हमारे यहाँ रख गए। रात भर हम चारों भाई बंदूक लेके घूमे। तो पड़ोसी के काम आता है। नरेंद्र जी लौट के लेकिन आता हूं आज आपके पास। हमारी परिस्थितियां विपरीत है। नरेंद्र जी लौट के आज आता हूं, हमें बड़े बिल्कुल, दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है, आज हमारा कोई भी पड़ोसी राष्ट्र आज हमारे बिल्कुल। भारत के सिकरवार साथ जी, नहीं है। जिस तरीके से वृंदावन मथुरा में योगेश भैया ने भी एक बात कही, मैं विदेश नीति के बाद में आता हूं, जल्दी से इसका निपटवा लीजिएगा। और सबसे पहले वृंदावन और मथुरा के लिए, क्योंकि देखिए समय कम है, जल्दी जल्दी निपटाना है। जो विदेश नीति की उन्होंने बात की है, क्या वाकई में संबंध ठीक नहीं है? नहीं बलराम जी, अब अगर ये भी, ये तो एक होगा सूरज को दीपक दिखाना। पूरी दुनिया आज भारत को अलग नजर से देख रही है। आज अमेरिका कह रहा है कि इसको G7 में रख लो, वह चीज, और ये भाषण जो उसके समर्थन में दे रहे हैं, भाई साहब प्लीज, आवश्यकता नहीं है, भाई साहब प्लीज, आप बोल चुके। अरे आप भाई साहब टॉपिक ही खत्म। रूस ने मना कर दी, विस्तार की जरूरत ही नहीं है। किसको? अमेरिका को। क्या कहा? जब आपका भाई साहब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, मेरी सुन लो अभी, आप उसको उनको बोलो और बता दो। पूछो, चलो जी, और पूछो, एक बार सुन लीजिए, और पूछ लो, अभी पूछ सुन लो। लीजिए, सुन तो लीजिए एक बार क्या कह रहे हैं नरेंद्र जी। 3 दिन क्या वो तो G7 की मना कर दी ना उसने। जी, कर दिया। 3 दिन आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं थोड़ा बोला कि सर उसको मना कर दिया है, देखा है, लेकिन सुन लीजिए। ये इतने घंटे घड़ियाल इसलिए बजाए, इतना भविष्य अपना बीजेपी में देख रखा है। नहीं, हमने तो नहीं बजाए, ऐसा नहीं है। ये होके चले गए हैं, ये लौट चुके हैं। लालजी टंडन से फिर राखी बंधन नरेंद्र जी, रहेगी। मैं अगर आपके भविष्य की बात करूं तो सर, आपके सांसद ही पहले बीजेपी से चुनाव लड़े, मैं तो अभी लड़ा भी नहीं हूं। नहीं योगेश जी, जे रह चुके हैं बीजेपी में, सेक्रेटरी जल्दी से वृंदावन मथुरा की बातों पर सुनिए भाई साहब, पहले इसलिए आज दुनिया में भारत का डंका है। ये वो लोग जो भाषण दे रहे हैं चीन पर, जिन लोगों ने संसद के अंदर, इनके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद के अंदर खड़े होकर के कहा था कि 20 लाख वर्ग किलोमीटर अगर चीन लेगा तो ले जाने देना, घास का तिनका नहीं उगता, क्या करेंगे? तब इन्हीं के सांसद देहरादून से महावीर प्रसाद ने खड़े होकर के कहा था कि मेरे सिर पर एक बाल नहीं है कि एक खोपड़ी भी कटवा लूं। ये वो लोग हैं जो भारत की भूमि को ये कहते हैं कि 20 लाख चला गया तो चला जाने दो। आज हमने 20 इंच जमीन नहीं जाने दी चीन के साथ। आज हमारा सैनिक वहां पर लड़ रहा है। आज डोकलाम पर चीन पीछे हटता है। आज लद्दाख में चीन पीछे, वो हमने स्थिति खड़ा कर दी है। 70 साल से भारत पीछे हटा करता था। आज दुनिया के अंदर उसने कहा कि नेपाल ने अपना नक्शा बना लिया चीन के कहने पर, 4 दिन में उसको अपना नक्शा सही करना पड़ा, दुरुस्त करना पड़ा। भारत ने कहा नहीं समझौता करेंगे। ठीक है, देख लीजिए दोबारा संसद को उसको वापस लेना पड़ा अपना स्टेटमेंट। अब वो भारत है। जब भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई प्रश्न उठता है, बलराम जी, इतिहास बना लीजिए, तभी बॉर्डर पर लड़ाई शुरू हो जाती है। बलराम, हाँ क्योंकि हम यही है। हाँ क्योंकि आप बॉर्डर की लड़ाई, बलराम जी बॉर्डर की लड़ाई इस देश को पता ही नहीं चलती थी। चीन कहता था ये हमारा, अच्छा तुम ले लो, हम और आधे किलोमीटर पीछे चले जाते हैं। अब आधा इंच इस देश का सैनिक पीछे नहीं हटता। इन्होंने कहा जगमोहन जी के सैनिकों ने लड़ाई लड़ी थी, हाँ सैनिकों ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन सैनिकों को छूट देने का काम सरकार ने कहा कि आपका अपना का दबाव लेना, अपना जवाब लेना, अगर साथ लीजिए, जो करना वो करिए।
सरकार आज साथ है सैनिकों के। सरकार कह रही है गोली का जवाब गोले से सरकार दीजिए। तो साथ नहीं थी। कभी नहीं थी सरकार साथ। आपकी सरकार सफेद झंडे दिखाती थी, दिखवाती थी सैनिकों को। आपकी सरकार झंडे, ये है। दूसरी बात, अब आ जाइए मथुरा लोकल पर। मथुरा लोकल पर आज हमने जो भी हमारे यहां पर विकास के काम हुए, योगी जी की अपनी नजर है मथुरा पर। क्या क्या ठीक है, सुनिए, पूरी यमुना को शुद्धिकरण के लिए हम जितने भी प्लांट लगा सकते थे उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। अब वो कहेंगे हम 2 साल के अंदर रिजल्ट दिखाएंगे। उसके बाद यहां पर पहला ब्रज तीर्थ विकास ट्रस्ट, पहला एक बोर्ड बनाया गया, और ये पहला बोर्ड है उत्तर प्रदेश का जिसका केंद्र लखनऊ में, जिसका केंद्र मथुरा के अंदर रखा गया है। यहां पर अनेक प्रकार के अलग अलग से फंड ला करके यहां पर लगाने की योजनाएं बनाई गई हैं। यहां पर विशेष प्रकार से मथुरा तीर्थ विकास परिषद विकास पूरी परिक्रमा मार्ग देख लीजिए, उसका नक्शा बदल गया वृंदावन का। इन्हीं से पूछ लीजिए, इनके वृंदावन का नक्शा बदल गया। आज गोवर्धन की परिक्रमा में कितने विकास के काम हो रहे हैं। और आप मथुरा से यहां तक आते हैं, जिस सड़क का सारा डीपीआर बन चुका है, काम शुरू होने वाला है। जाना है तो छाता के देहात में जाना है, तो नंदगांव के देहात में जाके देखिए, जाना माट के देखे, गांव में सड़कें, गांव में जाते नहीं है, ये अपनी विधानसभा में जाकर के आप चले जाइए और एक प्रेग्नेंट महिला को ट्रैक्टर बिठा के ले जाइए, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, विकास अपने आप दिख जाएगा। किस जगह पे भाई साहब गांव का नाम बताओ, कौन से गांव से कहां जाना है बताओ, छाता से आप बताओ कौन से गांव का नाम बताना है। चलो नंदगांव से एक चीज आप ये कह रहे हैं रोड को विकास मानते हैं, रोड बनने को विकास मानते हैं, तो टूटते रहते बनते रहते हैं, इनको आप हम बनाते रहते, वो भी नहीं बन रही। विकास का एक हिस्सा, विकास का एक हिस्सा है जी, विकास का। बलराम जी, आप बलराम जी नया रोड बताइए कि आपने नया रोड बनवाया है, आप बताइए कि आपने फ्लाईओवर बनवाया है, आप बताइए कि आपने कोई नई चीज। मच्छी फाटक पे फ्लाईओवर का उद्घाटन किसने बनवाया जी? कांग्रेस ने बनवाया था। 20 साल लटका रहे, 20 साल लटका रहे, 1.5 साल में बनवाया। 20 साल लटका रहे, 1.5 साल में बनवाया, संविधान में उद्घाटन किया है। 20 साल लटका रहे। वृंदावनी परिक्रमा की आपने बात करी, वो बसपा के शासनकाल में बन चुकी। किसने कहा भाई साहब? बसपा के शासनकाल। किसने कहा? फंडिंग देखिए, काम देखिए, तीर्थ विकास परिषद ने बनाया, तीर्थ विकास परिषद ने बनाया, तीर्थ विकास परिषद के फंड से, तीर्थ विकास परिषद के फंड से कागज निकलवाइए, कागज निकलवाइए, किसने बनाया? कागज निकलवाइए। अगर बसपा के शासन में वो बना हो तो इस्तीफा दे दें। अब हमने हम बलराम जी, यदि सिकरवाल जी का बस चले तो ये कहते हैं रिफाइनरी भी इन्होंने बनवाई, इनका बस चला तो ये छाता शुगर मिल भी इनने बनवाई, बंद तुमने करवाई, बंद भी तुमने करवाई, बस चला नहीं बनवाया, शुगर मिल चलाई तो नहीं बनवाया, हम चलवाएं। इनका बस चला तो ये म्यूजियम भी नहीं बनवाया है। शैलेंद्र जी बैठे हुए हैं, आपने कहा मच्छी फाटक वाली रोड हमने बनवाई है। अरे फ्लाईओवर अरे बलराम जी, मथुरा से गोवर्धन 4 लेन इन्होंने कहा काम कि शुरू हो गया था समाजवादी पार्टी ने, तो रुक गया। इनसे ये भी पूछ लो ना, तरीके से मच्छी फाटक वाली जो रोड थी वो हमारे द्वारा, ये भी पूछ लो कि रिफाइनरी कौन ने बनाई है? ये इंदिरा जी ने बनवाई, शुगर मिल बनवाई, बंद करवा दी। सुनेंगे कि जब आप सब सुने तो आप भी सुने जी। वैसे आपकी पाठशाला इस तरह की है, कोई बात नहीं। दरअसल ये बनवाने वाली सरकार है ही नहीं, ये तो बोर्ड लगाने वाली सरकार, नाम बदलने वाली सरकार, इस तरह की सरकार है। और झूठ बोलने का तो इनका काम शुरू से ही रहा है। तो इन्होंने कोई रोड बनवाई नहीं है, इन्होंने कोई ब्रिज नहीं बनवाया, चाहे वो यमुना ब्रिज हो, चाहे मछली फाटक वाला ब्रिज हो। रही बात वृंदावन की, तो बहन जी के कार्यकाल में कुछ काम हुआ था, उसके बाद अखिलेश जी ने गोवर्धन के लिए विशेष पैकेज अखिलेश जी ने दिया। ये अलग बात है कि यहाँ की जनता ने कभी समाजवादी का विधायक इस मथुरा जनपद ने नहीं दिया, लेकिन अखिलेश जी का विशेष प्रेम योगी जी से ज्यादा रहा है। वो हमेशा वृंदावन आए, गोवर्धन भी आए। आपने देखा हो इवन यहाँ के जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो वृंदावन आते हैं, मथुरा आते, लेकिन बिहारी जी नहीं जाते, जन्मभूमि नहीं जाते, क्योंकि वो हिंदूवादी लोग हैं, समझ रहे ना। लेकिन उन्हें हिंदुओं के अंदर जाने का कोई शौक नहीं है। बांके बिहारी जी वो जाते नहीं है। हमारे अखिलेश जी कभी भी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने देखा बांके बिहारी जी जाते हैं, गोवर्धन आते, गिरिराज जाते हैं, और उन्होंने जितना विकास आपने देखा हो, चाहे वो रिंग रोड हो, गोवर्धन के आउटर रिंग रोड हो, वृंदावन का भी विकास, उन्होंने पार्किंग देखा होगा, आपने एमबीडी की पार्किंग देखी होगी। कहना चाहते हैं कि जो नारियल फोड़ते हैं, ये बने बने कार्य योजना पर नारियल फोड़ देते हैं जी। साफ कार्य उन्होंने की। ये वो लोग हैं जो अभी कह रहे थे भाजपा पर, ये जिन्होंने टोटियां चुराई हैं सरकारी बंगलों की, ये वो लोग हैं जो महिलाओं के बुलंदशहर में बलात्कार होते हैं, और इनके पिताश्री, इनके पिताजी के पिताश्री, माने इनके पिता तो अखिलेश जी हो गए, इनके पिताजी कहते हैं कि लड़के ये तो कर ही लेते हैं जवानी में। ये वो नैतिक लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी जन्म से भ्रष्टाचार शुरू होता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने किसान से यात्रा करके अरबों रुपए में चला था, ये वो लोग हैं जो हर सड़क पे बेच करके खा गए, ये वो लोग हैं सरकार को बेच के खा गए, ये
करके राजनीति करते हैं, ये जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, जो हिंदुओं की इज्जत लिखवाते हैं, ये वो लोग हैं जो हिंदू बहन बेटों की इज्जत लिखवाते हैं, ये लोग हैं जो चरित्रहीन लोग हैं, ये भाषण खड़ा करते हैं आकर के, ये भाषण खड़ा करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे विधायक नहीं जीतते। तुम्हारे विधायक तुम्हारा सभासद नहीं जीत सकता मथुरा में, मथुरा की जमी हुई जनता तुम्हारा सभासद नहीं जीत सकता यहाँ से। हाँ तो सही हो जाओ पहले, फिर आना भैया, ठीक हो जाओ, सही हो जाओ जाकर इसके निकाल के अलग कर दिया, जेल में डाल दिया, तुम्हारी तरह बलात्कार के साथ खड़े नहीं हुए, निकाल करके जेल में डाल दिया कुलदीप को, आज तक जेल में है, आज तक जेल में है। तुम्हारी तरह तुम्हारा मुलायम सिंह कह रहे हैं कि बलात्कार कर दिया लड़कों ने, तो कर दिया जवानी में, ये नैतिकता लाइए अपने अंदर, नैतिकता है। कुलदीप सेंगर जेल में, एक अभी हरियाणा में कुलदीप सेंगर जेल में, जो करेगा जेल में जाएगा साला। एक सवाल, हरियाणा में अभी एक विधायक बना है, जेल जाएगा साला, करेगा तो क्या मेरा हिसाब से ये कहना 3 मंजिल पे कूदा है, ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन अभी जनपद के अंदर में से लॉकडाउन में जो हमारे गरीब मजदूर लोग हैं और जो व्यापारी, कमजोर व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उन्होंने, गरीब एकता दल वृंदावन में है विवेक महाजन जी, उन्होंने अपने घर में लॉकडाउन का पालन करते करते तख्ती लगाकर, आपने देखा होगा, फीस माफी और बिजली बिल की माफी के लिए उन्होंने अनुरोध किया था। तो चूंकि आपकी सत्ता है, आपकी केंद्र में भी सरकार है, यूपी में सरकार है, मथुरा में हमारे आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी हैं, बिजली विभाग उनके हाथ में आता है, और फीस माफी का भी आदरणीय हेमा जी के स्मृति ईरानी जी से बड़े अच्छे संबंध हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप ब्रज के जिन लोगों से वोट लेते हैं सर, चाहे आप लेते हैं चाहे वो हम लेते हैं, सरकार आपकी है, तो ये मैं आपसे पर्सनल आपसे आवेदन कर रहा हूं कि क्या आप गरीब तबके का आप मुआयना करा लीजिए, चाहे आधार कार्ड पे, चाहे जिस तरीके से भी, क्या गरीब लोगों के बिजली के बिल 3 महीने जिनका काम नहीं चला, जिनमें पैसा नहीं है, व्यापार नहीं चला, क्या उनके बिजली के बिल, क्या उनके बच्चों की फीस आप सरकार में रहकर माफ नहीं कर सकते? सर आप करोड़पतियों के लोन माफ कर सकते हैं। सर माफ तो हो गई ना सर, मुख्यमंत्री जी ऊपर से कह देते हैं कि माफ हो गई। इंडिया ऊपर से सर ऊपर से साहब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फीस माफ है 3 महीने की, कोई फीस नहीं लेगा, कोई जो व्हीकल कोई बिल नहीं। लेकिन मैं देखिए आप हमारे जिलाध्यक्ष रहे हैं, मेरा इनसे व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि अच्छे मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी में, सर देखिए पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी जो विधायक हैं आगरा के, वो बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन जब उन्हें लगा कि मेरी पार्टी हमारी नहीं सुन रही है तो वो सड़क पर उतर के आई ना। सर मैं आपसे भी कह रहा हूं, आप गरीबों के लिए सड़क पर उतर के आई, मरवाने को डोल रहे हैं यार। अच्छा ठीक है नरेंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे, यहाँ सवाल उठाए तो एक सवाल आपसे, क्या विपक्ष इतना कमजोर है? यहाँ 3 पार्टियां बैठी है, कांग्रेस बैठी है, आप बैठे हैं, रालोस बैठी है, बसपा बैठी है, सपा बैठी है, क्या कमजोर है विपक्ष जो इनके आगे खड़ी नहीं हो पा रही? विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा, सर विपक्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन वही है कि जो विपक्ष बोला वहां डोभाल जी खड़े दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जहां विपक्ष बोला वहां अजीत डोभाल जी दिखाई देते हैं, जहां विपक्ष बोला वहां आईबी खड़ी दिखाई देती है, जहां विपक्ष बोला वहां पुलिस के थानेदार दिखाई देते हैं। तो आप समझिए। अब चलिए कांग्रेस की बात कर लेते हैं। आज ही मथुरा में कांग्रेस के लिए अभी आंदोलन किया, सबको उठाया, मर जेल में ठूस दिया। तो वही दिक्कत है कि हम तो आवाज भी नहीं उठा सकते। कारण ये है कि अगर सत्ता में कांग्रेस है तो विपक्ष में बीजेपी आवाज उठा सकती है, लेकिन सत्ता में बीजेपी है तो हम, हमारी आवाज के ऊपर क्यों फिक्स लगा दी जाती है? सर हमको बोलना नहीं है, बोले आप सुनते रहिए। तो विडंबना ये, विपक्ष कमजोर नहीं है, आप ऐसे कमजोर मत कहिए, हम कोई कमजोर थोड़ी है। इस देश के संविधान को बनाने वाले भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, वो सरकार में रहे या विपक्ष में रहे, उन्होंने कमजोर तो देश के 130 करोड़ भारतीयों को नहीं किया। उनके पास इतनी बड़ी ताकत है कि वो देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं सर अपने वोटों से। तो कमजोर तो मीडिया नहीं है, कमजोर लोग नहीं है, कमजोर विपक्ष कैसे हो जाएगा? लेकिन विडंबना ये है कि सत्यता सुनना नहीं चाहते हैं। अब सुनिए, अरे एक मिनट छोड़ो पाठक जी, आपका चैनल का जैसे इनॉग्रेशन था, आप तो नहीं आए थे, आपका बाइट मेरे घर आए थे कोई लेने, उनसे मैंने उस वक्त यही कहा था, मांग यही की थी, मैंने कहा ऊर्जा मंत्री मथुरा के हैं, 3 महीने का जितने व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, उद्योग, व्यवसाय जो बंद पड़े हैं, इकाइयाँ चालू नहीं हुई, चली नहीं, आप 3 महीने का कम से कम उनका बिजली का, रविकांत जी थे, वो तो पूर्व मंत्री और मंत्री का दर्जा भी लिए बैठे, इनकी तो विचारों की पता नहीं कोई सुने न सुने, लेकिन उनसे कहा था मैं आप इतनी मांग करा दो कि आप तो वैश्य कम्युनिटी से हो, व्यापारी भी हो, आपकी भी बेबी वो मशीन चलती हैं कुछ उसका छपाई के गिलेट के काम का, तो मैंने कहा आप इसकी कम से कम ये तो माफ करा दो। बोले आप तो ये तो राजनीतिक बात कर रहे हैं। मैं इस पर राजनीतिक क्या है?
ये सामाजिक बात है कि राजनीतिक बात है? बिल्कुल तो सही मैं तो इस बात को उठा चुका हूँ। कल वो ज्ञापन जो दे रहे थे स्कूल के, तब सिकरवार जी आपसे सीधा सवाल मेरा, देखिए ऊपर बात हो जाती है, ऊपर से घोषणा हो जाती है, मुख्यमंत्री जी कर देते हैं, नरेंद्र मोदी जी कर लोकल देते बात हैं, में कह के फिर आप लेकिन नीचे क्यों नहीं आ पाती वो धरातल बलराम पर? जी एक लाइन और बोलूंगा, बस फिर सवाल लीजिएगा। अगर चुनाव होंगे, आज चुनाव हो जाएं, तो माइक पे खड़े होकर के इस शब्द को जरूर बोलेंगे, अगर हमारी सरकार बनी तो हम बिजली का बिल माफ करा देंगे। सरकार तो बनी हुई है सर, अब करा दीजिए। जी लगातार घोषणाएं तो हो जाती हैं, लेकिन धरातल पर नहीं आती। दो बातें कही योगेश जी ने, भाई साहब ने, कि विपक्ष की आवाज जब नैतिकता होती है, जब लगा दी जाती है। बलराम जी, जब नैतिकता होती है तब तुमको बोलने का अधिकार होता है। सर बोला तो इनके जो ये तो ठीक है, इनके अंजाम देख रही है। अरे इनके सरपरस्त आकंठ घोटालों में डूबे हुए हैं, इसलिए उनको डर लगता है बोलने में। ये बेचारे बोलते हैं, ऊपर से फोन आ जाता है, ज्यादा मत करना आंदोलन बेटा। उनके बोले तो उन्होंने कहा नहीं, कोई जिलाध्यक्ष उस पर नहीं जाएगा, पैनल पर नहीं जाएगा कोई जिलाध्यक्ष। इनके यहाँ रोक लगा दी कि एक जिलाध्यक्ष ने गड़बड़ कर दी, पैनल पे मत जाना, चैनलों पे इनका जिलाध्यक्ष पैनल पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये सर से नीचे तक डूबे पड़े हैं। इन लोगों को राजनीति लोकल करनी। सुन भाई मेरे भाई, अरे सुनना यार, डाल देंगे जब आएंगे, डाल देंगे, नंबर आएगा डालेंगे, चिंता मत करो, डालेंगे डाल रहे हैं, चिंता मत करो, डाल देंगे, डालेंगे, समय इंतजार करो बेटा, इंतजार करो, अभी बीच में मत बोलो, इंतजार करो, डालेंगे। अरे मेरे भाई चुप रहे, डाल देंगे, मौका है, हाँ मौका बीच में। दूसरी बात, नैतिकता ये कि इसलिए ये उनके ऊपर वाले आंदोलन करें, तब तो बेचारे करें आंदोलन। कहां से करें? सिर से तो रिकॉर्ड तो निकले वो टोंटियों तक के निकलते खुले सारे। दूसरी बात योगेश जी ने कही यार, स्टैंडर्ड होता है मुख्यमंत्री का, स्टैंडर्ड होता है। अरे भाई स्टैंडर्ड होता है, चोरी का भी कोई स्टैंडर्ड होता है। अरे देखो जी, गिरधार जी बोल रहे हैं, बलराम जी, गिरधार जी बोल रहे सब 1,96,000 करोड़ का घोटाला किया। चलो चलेगा, काम है चोरी का मुकदमा लिखते हैं, अपनी लगाती हिमाचल क्या परेशानी है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतही मास्क घोटाले में अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप देते हैं। ये नैतिकता है? पूछ लीजिए क्यों सौंप देते हैं। ये नैतिकता है। हुआ ना, घोटाला हुआ, सरकार भी आपकी, स्वास्थ्य अध्यक्ष भी आपका, स्वास्थ्य मंत्री भी आपका, बलराम जी, इस्तीफा देने वाले भी आपके। बलराम जी, उनका नाम है राजीव बिंदल जी। संयुक्त सचिव के मास्क के ऊपर एक क्वेश्चन उठा कि मास्क के रेट में कुछ गड़बड़ हुई है, और उसमें यह है कि प्रदेश अध्यक्ष के संज्ञान में यह बात थी। अगले दिन बिना सरकार के लेटर डाल करके सोशल मीडिया को मैं इस्तीफा देता हूं जब तक जांच चलती है। निकाल दिए जाते, सरकार में है, मुख्यमंत्री है सर, इनके कितने वरिष्ठों ने इस्तीफे दिए बताओ। हमारा नैतिकता है इस्तीफा देते हैं। 2 सवाल का जवाब नहीं दिया। पहला तो ये वृंदावन के लिए क्या मिला, और दूसरा ये कि ऊपर से तो घोषणाएं हो जाती हैं, वो धरातल वो जो घोषणाएं बलराम जी आप 3 बार कह चुके हैं कि योगी जी ने ये कहा कि वो मेरे संज्ञान में नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा। अगर उसकी आप साइड दिखा देंगे, मैं इंडिया न्यूज चैनल पर योगी जी से उसकी बाइट मुझे दिखा देना, मैं आपको दिखा दूंगा। ये डिबेट खत्म ऑफलाइन में आपको दिखा दूंगा, उसको दिखा देना। लेकिन घोषणा अगर वो हुई है, अगर हुई है, दाल देने की बात कही, आधार कार्ड पर राशन देने की बात कही, कहाँ है वो योजना? अब तो बिना राशन की किसको मिला? 81 लाख 11,00,000 लोगों को मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर वो चीजें दी गई हैं। किराया माफ करने के बाद में 35 करोड़ से ज्यादा लोगों को, 35 लाख से ज्यादा लोगों को केवल उनके अकाउंट, उसके राशन कार्ड के राशन 3 महीने का दिया। राशन कार्ड मैंने आधार कार्ड किसको नहीं दिया गया वो हमें बता दीजिए। सारे लोग आप वृंदावन ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए ना, गरीब बेचारा लोग सड़क पर पड़े हुए हैं, वो राशन लेने जा रहे हैं। आप सूची बना के हमको दीजिए, हम चलेंगे। आपके डीलर ये कह रहा हमारा सामान नहीं आया है, आप सूची बनाइए। बलराम जी ऐसी सूची हमें दीजिए भैया, इनकी बातों में बताइए, सूची हमें दीजिए, हम दिलवाएंगे। सुनो मैं हम आपको ये पूर्व कह रहा अध्यक्ष हैं, लेकिन सूची हमें दीजिए, हम दिलवाएंगे। यदि भारत में सबसे बड़ा घोटाला इनकी सरकार जाएगी तो ये अनाज घोटाला निकलेगा। ये जितना राशन गरीबों के लिए बांटने को आया है, ये सब ब्लैक में बिक रहा है। 2 रुपए का चावल 15 रुपए में खुलेआम बिक रहा है। ये उम्मीदों में चने कहा था कि चना मिलेगा, दाल चना भी है, दाल भी देंगे, चना भी है, चना भी है। हाँ बिल्कुल, उसको इनकी सरकार को जाने दो। ऐसे जो लोग हों, इनकी बात जो लोग हों, सूची लाके भेजिए, दान दिलवाने का काम हमारा।
बोला साहब आयो ही ना। मतलब अब सर मीडिया सूची तो बनाती डोलेगी नहीं, ये काम आप लोगों का है, इनके पास मीडिया ने तो यहाँ तक पहुंचाया है, कम से कम इस चीज को आप सूची समझिए। मत बनाइए, जी। आपसे जो क्वेश्चन करा है उससे कहिए सूची लाइए, हम दिलवाएंगे। आप दिलवाइए, हम क्वेश्चन दिलवाएंगे। पहले तो क्वेश्चन मेरा था, हैं? तो क्वेश्चन मेरा था। केवल क्वेश्चन मैंने है। जनता की बाइट ली है, मुझे केवल पता क्वेश्चन है, है। मैंने आपके राशन डीलरों से बात की है, उनका ये कहना था कि कोई हमारे पास ऐसे आदेश नहीं आए हैं। बिल्कुल आदेश आए हैं, राशन आया, राशन बटा है पूरे जिले के अंदर, केवल पूरे जिले के अंदर बटा हुआ 15 है। किलो चावल जरूर दिए हैं, उसके बाद में हाँ। किसी भी एक आधार कार्ड धारक को एक चावल का गेहूं का दाना नहीं दिया गया एक है। भी भूखा मथुरा में जिसके लगातार पास राशन होती कार्ड है है। वो दिखाइए हमको, हम क्योंकि जी दिलवाएंगे। घोषणाएं लगातार होती है, मानते हैं कि बिल्कुल नीचे नहीं घोषणाएं आती है। लगातार होती हैं। और आपको बता दूं कि लॉकडाउन के पीरियड में भी अक्षय पात्र से खाना जाता था। मैंने अक्षय पात्र के जो महान अध्यक्ष महोदय उनको फोन किया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे 2 गाड़ियां हमें भिजवा दीजिए। उनके शब्द क्या थे? उनके शब्द ये थे कि जो हमारे प्रशासन और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो हमको फोन करते हैं, गाड़ियां वहीं जाएंगी। अब आप ये संदेह लगा लीजिए। नंबर दूसरा सर, अभी 2 चीजों की तुलना कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में सरकार बनी, कैलाश विजयवर्गीय जी बस में और प्लेन में विधायकों को बिठा के ले जा रहे हैं। सर ऐसे श्रमिकों को तो बिठा के नहीं ले गए, नंबर लाए 2 साहब, लाए। और लेकिन कैलाश विजयवर्गीय 60 लाख लोगों को लाए। रोल अगर किसी ने किया तो सोनू सूद ने किया सर। अब देखिए उस देश के हीरो को सड़क पे उतरा, उसने कहा कि मैं दुनिया का जितना भी पूरा पैसा है, जितना भी मुझे स्टार बनाया है वो देश के लोगों ने बनाया है, ये पैसा इनके काम आना चाहिए, सीधे फोन करिए बस हाजिर है। तो सर आपके जो माननीय मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, आपकी मीडिया भी बयान आया था कि आप इन विधायकों को लेके कहां जा रहे हैं? बोले कहीं नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं। तो बोले यहां से कहां जाएंगे? बोले एयरपोर्ट जाएंगे। बोले एयरपोर्ट में बोले पर्सनल प्लेन से इनको लेके जाएंगे। तो सर ऐसे श्रमिकों को भी लेके जाते ना। 7 लाख श्रमिकों को लाएंगे, 7 लाख श्रमिकों को आपके लाएंगे। विधायक तो नहीं लगे, 7 लाख श्रमिकों को लाएंगे। उससे सरकार बनानी थी, नंबर 1। और जिस समय देश में सर कोरोना महामारी फैल रही थी उस समय मध्य प्रदेश में सरकार बनाई जा रही थी, उस समय लॉकडाउन की याद नहीं आई। और जैसे ही मध्य प्रदेश में सरकार बन गई तत्काल रात को 8 बजे 8 PM के नाम पे जो है घोषणा कर दी गई। तो आप बताइए ना देश के अंदर भौगोलिक स्थितियां कहां से गुजर रही हैं। आप जिस समय देश के अंदर में कोरोना महामारी का पहला मरीज केरल में निकला, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपने लॉकडाउन की डिक्लेरेशन क्यों नहीं की जब केरल के अंदर में हुआ? हम कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति आए, लोगों ने आपके ऊपर आलोचना लगाई, हम नहीं लगाते, ठीक है, हमारे राष्ट्राध्यक्ष है, हमारी नीतियां आए, उनका सम्मान है। कोई कहता है कि विदेशी आए, ताजमहल में कोरोना फैल गया, हम उस पर भी प्रश्न नहीं कर रहे हैं। लेकिन केरल में जब आपका पहला मरीज कोरोना का निकला और जो है वुहान में मामला फैल चुका था, तो केरल में एक मरीज मिलने के बाद प्रश्न यह होता है कि आपने लॉकडाउन का फैसला क्यों नहीं लिया? आपका पूरा चैनल उस चीज को देखता रहा कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय की सरकार गिरा के शिवराज की जब तक सरकार नहीं बन जाए और विधायक जब तक नहीं आ जाए तब तक लॉकडाउन नहीं होगा। आपका मीडिया ने दिखाया, जिस दिन सारे विधायकों की डिक्लेरेशन हो गई, वहां पर प्लेटफॉर्म पे बहुमत हासिल हो गया, उसके तीसरे दिन ही 8 PM के नाम पे आकर के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। तो आप बताइए फिर कहां पर आपने कोरोना महामारी से युद्ध लड़ा है? अरे ये तो तो यही तो चीज है कि हम विपक्ष के तौर पे आपसे कहना चाहते हैं, चाहे राहुल जी के हैं, मायावती जी के हैं, अखिलेश जी के हैं, जयंती जी के हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं सर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी भूमिका विपक्ष की है। आज आप सत्ता में हैं, कल हो सकता है हम सत्ता में होंगे, परसों ये होंगे। आप ये सोचिए कि हमारे विचारों को सुनिए तो सही, हमारे विचारों पे रखिए तो सही, चाहे प्रियंका जी के हैं, मायावती जी के हैं, अखिलेश जी के हैं, आप सहजता से कहिए आइए हमारी बात सुनिए और रखिए, ठीक है हम विचार करेंगे। मनमोहन सिंह जी भी करते थे, आदरणीय मायावती जी भी करती हैं, सब कर। लेकिन विडंबना सर इसी बात की है, मैं यही तो कह रहा हूं कि जब लॉकडाउन में केरल के अंदर पहला मरीज आ गया तो लॉकडाउन क्यों नहीं लगा? और मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार बन गई तो लॉकडाउन कैसे लग गया? राजनीतिक षड्यंत्र था। और दूसरी चीज सर, दूसरी चीज, एक लाइन और सर, एक लाइन और, अगर शिवसेना की भाजपा से गठबंधन सरकार महाराष्ट्र में होती तो पीयूष गोयल जी का रात को 1 बजे ट्वीट नहीं आता। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में शिवसेना का गठबंधन इस समय दूसरी पार्टियों से है तो पीयूष गोयल जी इस समय रात को 1 बजे जग करके महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी को ट्वीट कर देते हैं। यही तो नीति है। 3 बजे। तो आप मुझे एक बताइए, हम ये कह रहे हैं देश हमारा है, 130 करोड़ भारतीय, आदरणीय मोदी जी कहते हैं हमारे हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे जी आपके नहीं है? मतलब शिवसेना कल आपके साथ थी तो वो सरकार हमारी है, आज शिवसेना अलग चली गई तो बोले 3 बजे बोले महाराष्ट्र में हमको ट्रेन के लिए चिट्ठी नहीं आई। समझ में नहीं आता है आप क्या कह रहे हैं? अरे आप तो आगे आइए, बड़ा दिल दिखाइए, किसी की सरकार है। सिकरवार जी से पूछते हैं जी। एक तो ये उद्धव ठाकरे वाली बात पुरानी बात के, इसका मतलब ये अपडेट नहीं है, जानबूझ के कुछ तथ्य छुपा रहे हैं।
उद्धव ठाकरे ने ट्वीट के अगले दिन उनसे क्षमा मांगी है कि मेरे को मिसगाइड किया गया था। उन्होंने धन्यवाद दिया पीयूष गोयल को, और वहां पर सारी ट्रेनें जब जब डिमांड की उतनी ट्रेनें महाराष्ट्र में गई। ये उद्धव ठाकरे ने स्वयं स्वीकार किया, उसको इनको देखना चाहिए। पहली बात आप करिए अब आप करिए, मैंने बोल दिया। सुनिए यूपी और बिहार के दोनों के मुख्यमंत्रियों ने परमिशन नहीं दी थी, इसलिए वो रुकी थी। उद्धव ठाकरे की वजह से नहीं रुकी। दूसरी बात, पीयूष गोयल का कोऑर्डिनेशन और था, लेकिन ये परसों के चैनल पर पीयूष गोयल जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने उनको धन्यवाद दिया, कैसी कोई बात नहीं। ठीक है जी, एक बात, इसलिए कहीं पर गलतफहमी थी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई मजदूरों कर सूद ने सूद को लाए, सूद को पूरे देश ने प्रशंसा की, सरकार ने प्रशंसा की। वहां के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने उनको बुला करके सम्मानित किया राज्य सभा के अंदर। कोई व्यक्ति अगर समाज के लिए खड़ा होता है, ये हम सब के लिए उत्साह का विषय है। लेकिन इसके बाद मजदूरों को नहीं लाए तो 60 लाख मजदूरों को कौन लाया? 4,500 से ट्रेनें ज्यादा हम लेकर के आए। हम कोटा से किसानों को लाए, छात्रों को लाए। हम प्रयागराज के छात्र जहां जहां पर थे, इलाहाबाद के, उन छात्रों को हमने वहां बसों से पहुंचाया, जहां जहां पर ले गए थे। जब तक जहां जहां की आवश्यकता हुई, जहां पर दिल्ली के बॉर्डर पर जब केजरीवाल ने हमारे लोग निकाल दिए मजदूर, तब दिल्ली के बॉर्डर पर बसें लेकर के कौन ले गया? सरकार जितना कर सकती थी उसने किया था। ये कल्पना में नहीं था कि एक साथ देते। और वो मजदूर, मैंने कहा कि षड्यंत्र के तहत मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब तक विपक्ष आप पर हावी नहीं रही बात, तब तक आप सोए हुए थे। रही बात बार बार योगेश जी ने कहा, बलराम जी बार बार योगेश जी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार बन गई इसलिए लॉकडाउन में लगाया। तो मेरे मित्र ये बता दें, मैं अधिवक्ता हूं, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, भाई साहब को भी पता है कौन से संविधान के सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि लॉकडाउन में सरकार नहीं बनेगी। हम सरकार तो लॉकडाउन बना लेते अगर हम ऐसे ही हैं तो कौन सा संविधान में नियम है कि लॉकडाउन में सरकार नहीं बनेगी? लॉकडाउन में सरकार बना लेते, किसने कहा? तो महाराष्ट्र बना नहीं पाए, कोशिश अरे जी बताइए ना, फिर क्यों कह रहे? लॉकडाउन में फिर मध्य प्रदेश की बात क्यों कर रहे थी? फिर मध्य प्रदेश की बात क्यों कर रहे? से संपर्क किए थे, लेकिन वह कोरोना बैठा हुआ था सर। फिर आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं? लॉकडाउन में बना सकते हैं, जनता हमारे साथ है, विधायक हमारे साथ है, सरकार सब जगह बनाएगी। शेखर जी ने कहा कि हमको अनुमान नहीं था, ये सही बात है। हाँ, ये अनुमान नहीं था कि विपक्ष इतना गिर करके मजदूरों को निकाल देगा। हमको अनुमान नहीं था बसें लेकर के बॉर्डर पर छोड़ जाएगा लाखों। हमको अनुमान नहीं था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री ऐसा निकालेगा। हमको अनुमान नहीं था कि कांग्रेस आप ये खुद कहते हो इन्होंने कि हमारे चुनावों की रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ आती है, ये आप कहते हैं ना सर। तो आप तो पूरे देश में रैली करते हैं, आपको नहीं मालूम है कि ये भीड़ जो आती है हमारे देश के श्रमिक हैं। और सर यूपी का महाराष्ट्र में रहे या महाराष्ट्र का यूपी में रहे, अल्टरनेटर रहे तो सर देश में ही रहा है। ये तो पाकिस्तान और भारत नहीं है ना सर। और दूसरी चीज सर, एक देश के अंदर में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र के लोग यूपी में आके खड़े हुए हैं बॉर्डर पे, और बॉर्डर पर पुलिस खड़ी हुई डंडा लेकर के बोले तुमको घुसने नहीं देंगे। सर ऐसी स्थिति देखने को मिली कि 1947 का युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे लोग खड़े हैं, वो कह रहे हैं हम इधर आना चाहते हैं, वो कह रहे हैं नहीं तुमको घुसने नहीं देंगे। ये स्थिति देश के अंदर आ गई। यूपी के बॉर्डर पर दिल्ली के लोग, यूपी के लोग बॉर्डर पे खड़े हैं, जो दिल्ली में रहते थे यूपी के लोग, वो बॉर्डर में आ गए हैं, और बॉर्डर पर पुलिस सरकारी डंडा लेकर खड़ा बोले नहीं आपको घुसने नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं घुसने देंगे? ये कोई भारत पाकिस्तान का 1947 का युद्ध थोड़ी हो रहा है। हम यूपी के रहने वाले हैं, इस देश के रहने वाले हैं। अभी तो एनपीआर एनआरसी लागू नहीं हुई है सर। अभी तो एनसीआर लागू हो गई होती तो बॉर्डर पर मान लेते कि चलो एनसीआर पे आपको रोक दिया। अभी तो लागू नहीं हुई है, अभी तो कुछ भी लागू नहीं हुआ। तो फिर आपने बॉर्डर पे अपने ये पुलिस के डंडे लेके खड़े क्यों कर दिए? पुरुषोत्तम खंडेलवाल यही तो कह रहे हैं कि गरीब लोगों पे 40 रुपए नहीं है, आप 400 रुपए का चालान कर रहे हैं। लोगों पे खाने को रोटी नहीं है, शेखरबाजी बेचारे खुद मदद कर रहे हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं, घड़ा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और आपके ही पुलिस के लोग उनके 400 रुपए का चालान काट रहे हैं। तो यही तो बताइए। और रोज पुलिस का आंकड़ा आता है, आज हमने 5 करोड़ रुपए के चालान काटे। अरे धिक्कार है सर, क्या चालान काटे? किसके चालान काटे? जो आटा लेने गया था उसका चालान काट रहे, जो गर्भवती महिला के लिए दवाई लेने गया था उसका चालान काटा आपने। अब लोकल पर चर्चा कर लेते हैं। सर मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ही, पाठक जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से लोकल में क्या कार्य हुआ है, बीजेपी की सरकार द्वारा कुछ कराया गया है, मथुरा वृंदावन के लिए कुछ दिया गया है अभी तक? जैसे शेखरवाल जी ने अभी कहा कि हमें अनुमान नहीं था, तो इन्हें किसी बात का कोई अनुमान ही नहीं है। जो इन्होंने कहा कि लेबर इस तरीके से आ जाएगी, हमको अनुमान नहीं था। मैंने कहा इस सरकार इतनी गिर जाएगी, हमें ये अनुमान नहीं था। विपक्ष की, केजरीवाल कांग्रेस की सरकार के मजदूरों को ऐसे धक्के दे देकर छोड़ते हैं लोकल के स्तर पे, क्योंकि समय बहुत कम है, समय का बहुत अभाव है। फटाफट जल्दी से जल्दी लोकल के लिए क्या दिया बीजेपी ने अभी तक? बीजेपी ने कुछ दिया ही नहीं है। इससे अच्छे तो अखिलेश जी हैं, उन्होंने एक्सप्रेस वे बना दिया। मायावती ने काशीराम बना दिया।
कांग्रेस ने रिफाइनरी दे दी, छाता शुगर मिल दी थी, गोकुल बैराज दे दिया। भाजपा ने क्या किया है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम रॉयट्स के अलावा मेरी समझ से तो और कुछ दिया नहीं है। नरेंद्र जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, मथुरा में सबसे बड़ी उपलब्धि होनी जो चाहिए थी, क्योंकि केंद्र में भी इनकी सरकार है, प्रांत में भी इनकी है। पिछले टर्म में हेमा जी ने जब ब्रज महोत्सव किया था तो उनके साथ एक मित्र थे, राणे साहब, वो हमारे मित्र थे, मुंबई से उनके साथ है, सुनील राणे। तो वो लेके मेरे घर आए थे। तब तक मैं लोकदल में नहीं था, तो घर आई थी वो। तो उस वक्त हमने यहाँ के प्रमुख उद्योगपतियों को सबको घर पे बुला रखा था। तो उनने मुझसे पूछा क्या करना चाहिए। मैंने कहा मैडम, ये सड़क खाल खरंजे नाली पुलिया ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हम लोग भी रहे सांसद, इसलिए हमें ज्ञान है। ये कभी आप ऐसा कर जाइए जिससे कि मथुरा के लोग आपको याद रखें। तो बोली क्या करना चाहिए। मैंने कहा आप सबसे पहले तो मथुरा को NCR में करा दीजिए। ओह बिल्कुल, मैं अभी उससे तब जाने गडकरी थे, कोई और थे, कौन थे, मैं उनसे बात करके करा दूँ। जनार्दन नोट करो, आई विल स्पीक टू चीफ मिनिस्टर, आई विल स्पीक टू फलाने, आई विल स्पीक टू। सर उन्होंने स्पीक करके तो सर थीम पार्क बनवा दिया, उन्होंने स्पीक करके मयूर पार्क बनवा दिया, उन्होंने सर तमाम सारी चीजें बनवा दी। एक दूसरी बात और, ज्वेलरी पार्क भी बनवा दी। ज्वेलरी पार्क की बात मैंने उनको एक और सुझाव, मैंने कहा देखिए यहाँ पे सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे की तो बहुत ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे की सिर्फ एक ट्रेन है तूफान एक्सप्रेस, जो आदम जमाने से चल रही है, अंग्रेजों के जमाने में। वो तो पैसेंजर हो गई है, तो भाई आप इसको मथुरा से अलीगढ़ को कनेक्ट करा दीजिए। उसमें हमारी एक पहले की योजना भी थी कि ब्रज में मार्ट की तरफ से कोई रेल नहीं जाती है, कोई कनेक्शन ही नहीं है मार्ट से। तो उन्होंने कहा या तो आप इसको खैर से जोड़ दें, या हाथरस से जोड़ दें, या अलीगढ़ से जोड़ दें। तो ये अलीगढ़ नॉर्थ एनी की जो रेलवे है इसको, ओ यस आई विल स्पीक टू रेलवे मिनिस्टर। उनने 3 बातें नोट करी। आज तक 5 साल तो मैंने ले ली, और 45 मिनट वो बोली। मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कर रहा, 5 साल में वो 46 मिनट बोली थी पिछले टर्म में। और उसमें उन्होंने, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वीडियो है, उसमें उन्होंने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात की, मथुरा की जमुना प्रदूषण की भी बात नहीं करी कि जमुना प्रदूषण से उनको और पता है कुछ आता है? आपको लगता है कि कुछ आता होगा उनको? मुझे नहीं मालूम, आता तो बहुत होगा, लेकिन अब वो पता नहीं उन्हें याद रहता है नहीं रहता, मथुरा याद नहीं रहता है। ठीक है, आप क्या मानते हैं सर, किस नजरिए से देखते हैं? पूरा साल निकल गया, 6 साल निकले, वृंदावन और मथुरा के लिए क्या मिला? सर और 5 साल निकल जाएंगे, जो था वही है, कुछ होना ही नहीं है। भाई मुझे सर एक बात बताइए, जिस व्यक्ति को जनता मथुरा की चुन रही है, वो व्यक्ति, विकास की तो बात बाद में करें, जब वो खुद ही मौजूद नहीं है पिछले 5 साल में और अब इस कार्यकाल में, मायावती और जी आने वाले महाकाल में अच्छा ऐसा ही रहेगा। योगेश जी एक चीज, मायावती जी वृंदावन नहीं आई, फिर भी उन्होंने वृंदावन को चमन कर दिया। पूरा ऐसा वृंदावन, शायद पूरी उसकी कायाकल्प हो गई थी वृंदावन की। आज जो वृंदावन दिखता है वो केवल मायावती जी की देन है। उसके बाद में अखिलेश जी जितनी बार वृंदावन आए वो कुछ ना कुछ जरूर दे करके गए, तमाम सारी योजनाएं उन्होंने दी। योगी जी तमाम बार आ गए हैं। सबसे पहली चीज तो मीडिया से मुखातिब नहीं होते, कभी भी उन्होंने मीडिया से वार्ता नहीं की। उसके बाद भी कभी भी वृंदावन और मथुरा के लिए कोई भी चीजें उन्होंने नहीं दी। क्या मानते केवल वो केवल घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं और चले जाते हैं? मैंने कहा ना, जो विजन है मथुरा और वृंदावन, एक जो ब्रज है हमारा, ये पूरे विश्व के पटल पर है सर। और विश्व के पटल पे आप गूगल पर सर्च करिए तो मथुरा वृंदावन की भौगोलिक स्थिति हमारे ग्रंथों में सबसे पहले आ जाती है। तो सर इस समय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो CM से ज्यादा, क्योंकि एक संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि संत की भी बहुत बड़ा दर्जा, हमारे वृंदावन के और मथुरा की जो भूमि है इसे संतों के नाम से जाना है। लेकिन स्थिति ये है कि सर यहाँ आना तो पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ नहाना पसंद नहीं करते हैं। वही चीज है कि आएंगे तो सही पर नहाएंगे नहीं। और लेकिन जैसा अभी आपने कहा, मायावती जी ने और अखिलेश जी ने, उनको यह मालूम है कि हमारा यहां से कोई सांसद जीते ना जीते, विधायक कोई जीते ना जीते, लेकिन चूंकि यहां के ब्रजवासियों की जो भावनाएं हैं वो द्वारकाधीश और बिहारी जी से और यमुना जी से जुड़ी हुई है, और यहां की भावनाओं के साथ जुड़ते हुए वो अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं। उनका कारण सर यह है कि उनको यह मालूम है कि मथुरा वृंदावन बीजेपी भौलक क्षेत्र है, यहां पे कुछ करो या मत करो, यहां पर सिर्फ हमारे जो भक्त हैं वो प्रत्याशी हेलीकॉप्टर से भेजना है, बाकी मारा लेके तुरंत खड़े हैं, और काम की चर्चा करेंगे तो तेज आवाज उड़ा के बोल देंगे। तो इसलिए सर उनका प्रेम है ही नहीं काम के लिए। काम तो सर उस व्यक्ति के द्वारा होगा जो दूसरे सर इनकी जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। सर सांसद जी आते हैं, अरे यार आप भी पुरुषोत्तम खंडेलवाल बन जाओ ना, हेमा मालिनी जी का खड़े होकर तख्ती लेके विरोध करो ना, चाहे वृंदावन के हों चाहे मथुरा के हों। आप बताइए कि हेमा जी हमने आपके लिए वोट मांगे, हम गांव में गए, शहर में गए, लोगों के पैर छुए, भाजपा के लिए वोट मांगे, मोदी जी के लिए वोट मांगे, अब आपके लिए हमको तायने सुनने पड़ते हैं।
सर ये भी नहीं कहते हैं, ये तो बस खाली हेमा जी बोले कहां से आ रही है, बोले मुंबई से और पाला लेके खड़े। तो यही चीज है सर, ना पहले कुछ था ना आज कुछ है, जो भी कुछ है मैंने आपको बता दिया 9 महीने पहले घोषणा में था। आप पूछ लीजिए सेकरवार जी से, केशव प्रसाद मौर्य जी ने, आप तो थे खुद ऋतम्राज जी के यहाँ कहा था, विनीत जी भी मौजूद थे कि मथुरा वृंदावन के लिए हम इतना करोड़ रुपया सैंक्शन कर रहे हैं, रुपया भी सैंक्शन हो गया सर, गणेश जी को मालूम है। लेकिन सर आज 10वां महीना लग गया, आप बता दीजिए वृंदावन में कहीं एक ईंट लगी हो। जी सपा भी बैठी है जी, क्या मानते हैं आप कि कुछ मिला है वृंदावन और मथुरा के लिए? देखो, मथुरा वृंदावन के लिए मिला तो कुछ नहीं, आप सब जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो ऊर्जा मंत्री हैं उनका गांव गांठौली पड़ता है जो गोवर्धन से आगे है। और आपने देखा भी होगा कि जो गोवर्धन तक की रोड थी समाजवादी के टाइम पे, जब समाजवादी सरकार थी तो बहुत अच्छी रोड वो बनाई गई थी। उसके बाद इनका एक प्रोजेक्ट आता है गड्ढा भरो, गड्ढा के नाम पे इन्होंने क्या किए, घोटाले किए। और एक दुर्भाग्य ये रहा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी इस प्रदेश के इतने बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन वो गोवर्धन तक की जो सड़क है उसके गड्ढे नहीं भर पाए। और उसमें मुझे लगता है वो गोवर्धन भी जाते होंगे, अपने गांव भी जाते होंगे, उसके बावजूद उनके दिल में इतनी सी जगह या इतना सोचना नहीं आया कि इस सड़क को ही मैं बनवा दूं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ विकास है ही नहीं, उन्हें सिर्फ मुद्दों को भटकाने की राजनीति करनी होती है। अब योगी जी जैसे बहुत बार वृंदावन मथुरा आते हैं, लेकिन क्या करने आते हैं, अब देखा होगा बरसाना की होली आ गई, वहाँ श्रद्धालु उनसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि एक सीएम का प्रोटोकॉल होता है। वो आपने देखा होगा बहुत सारे बाहर के श्रद्धालु इस बार क्या बोल के गए उनके बारे में। एक संत के लिए ऐसा सुनना हमें भी अशोभ नहीं लगता है, लेकिन वो संत नहीं है, क्योंकि जिसको गद्दी से प्रेम हो जाता है वो संत रह ही नहीं सकता। और उनको योगी कहते हुए भी अपने आप में अब अच्छा नहीं लगता, उन्हें कहना भी नहीं चाहिए। तो आपने देखा, रही बात यहाँ इतने जनप्रतिनिधि कई मंत्री हैं, कई सारे विधायक हैं, उसके बावजूद आपने देखा कि यहाँ के जो सीएमओ थे, मुख्य चिकित्सा, इस कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान भी इतना बड़ा घोटाला किया, इतनी लापरवाही बरती, और उसको हटवाने में ये तो एक छोटे से अदना से कार्यकर्ता हैं बेचारे, बड़ी जल्दी बौखला जाते हैं। मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला चुप हो जा, तो मैं चुप रहा, क्योंकि मेरा जवाब देना मेरे को स्वभाव नहीं, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, इनसे अच्छा मैं जवाब देना जानता हूँ। तो ये तो बेचारे हैं। तो जब यहाँ की ऊर्जा मंत्री और सारे मंत्री, जिला अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं, इतने कद्दावर नेता हैं, वो उनको ट्रांसफर करवाने में एडी ओडी का पसीना लगता है। और कब जाते हैं, जब बिल्कुल वो बर्बाद कर जाते हैं मथुरा को, और इस तरह से महामारी में ढकेल जाते हैं। तो उससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है? और इनसे विकास की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। बस इनसे इतनी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो जहाँ की जनता है, आपके पास ऊर्जा विभाग है, उसका बिजली का बिल ही माफ़ कर दो, इन किसानों के लिए कुछ कर दो, क्योंकि श्रमिक तो मरवा ही दिया आपने, किसान भी मर रहा है, आपने बिजली का दर बढ़ा दिया, आप गैस सिलेंडर महंगे कर देते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, प्रोपोगंडे हैं, आपका मीडिया है, आप झूठ बोलने में माहिर हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक टेक्निकल पॉइंट होता है। ये इतना वाई लूट लेते हैं फर्जीवाड़ा करके, किसी को बोलने नहीं देते। आपने देखा भी सारे चैनल पर, जैसे आप बता रहे योगी जी के इनको प्रूफ चाहिए, वो ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और इतनी बार, अच्छा आपने देखा होगा पैकेज की बात करते थे मोदी जी, पैकेज भेजा, पैकेज का किसी को लाभ मिला? वो कहते थे पैकेज तो कुछ होता ही नहीं, सब फर्जीवाड़ा। आज वही पैकेज की बात करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ जी। अभी ये बीजेपी के लोग बड़े मंगल गीत गा रहे हैं, इन्हीं के मंत्री ने इन्हीं के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जेल भिजवा दिया जी, पता है आपको? नहीं मालूम? बिल्कुल बिल्कुल। सेकरवार जी, अब आपसे सवाल सीधा मेरा, तमाम सारे आरोप लगे। सबसे पहला तो एक सवाल कि क्या जब आप वोट मांगने गए थे सांसद महोदय के संग, तो वहाँ आपने भी अपनी कही होगी, आपके जानने पहचानने वाले तमाम सारे लोग होंगे, जिलाध्यक्ष हैं आप इस जगह के, तो क्या आपको ताने नहीं सुनने को मिलते? जिस तरीके से योगेश जी ने कहा कि वहाँ जो ताने सुनाते हैं लोग, क्या आपको सुनने को नहीं मिलते? अगर ताने मिलते तो लगभग 3 लाख वोटों से हम नहीं जीतते जी। पहली बात जी। जब ये सब एक साथ मिल करके लड़ रहे थे तब हम 3 लाख वोटों से ताने नहीं मिलते। इनके केवल प्रोपेगेंडा कहने से, ये जरा से कार्यकर्ता हो ये योगी जी को कहेंगे उनको संत कहना नहीं चाहिए या वो योगी नहीं है, और ये क्या जवाब देंगे? इनको जवाब पूरी सरकार दे रही है, इनके कामों को दे रही है, इनके आकाओं को दे रही है, इनके मुख्यमंत्रियों को दे रही है। इनका स्तर नहीं है कि ये योगी को ऐसा क्वेश्चन खड़ा करें, किसी संत के ऊपर ऐसे क्वेश्चन खड़ा है। इनको शर्म आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा अगर हेमा जी ने 5 साल काम नहीं किया होता तो गई थी, ये सब मिल करके लड़ रहे थे, पूरी ताकत लगाई थी इन लोगों ने, हम फिर भी 3 लाख मेहरबानी नहीं साहब। हाँ, जहाँ ये हारते हैं वहाँ ईवीएम की मेहरबानी होती है, जहाँ ये जीतते हैं वहाँ जनता की मेहरबानी होती है। फिक्स है इनका अपना फंडा, फिक्स है। दूसरी बात, विकास कार्यों की बात, तो विकास कार्यों की बात हमने पूरा यहाँ से, जहाँ से आप एक्सप्रेस उतरते हो, यहाँ से लेकर के हाईवे से लेते हुए, सौंक से लेते हुए गोवर्धन तक का एक केएमपी मार्ग कोसी तक जो चढ़ा जाता है, पूरा हाईवे,
उसकी पूरी डीपीआर बन करके पैसा फंडिंग आ चुकी है। ये जो गोवर्धन रोड की बात करें, गोवर्धन रोड पे एनजीटी जो सरकार के नियंत्रण में नहीं है, एनजीटी ने रोक लगाई हुई है उसको जो 4 लेन करने के लिए अगल बगल की जो पेड़ कटने थे उसको, उसका प्रावधान पिछले 3 महीने 6 महीने सरकार लड़ रही है और लगभग एक कंप्रोमाइज पे पहुंच गए हैं कि उसको हम कुछ कम करके बना लें। सारा ये जो अपने वृंदावन वाला जो रोड का है उन्होंने, उसके पैसा फंड रिलीफ हो गया है, उसकी सारी व्यवस्था हो गई है, डिपायर हो गई, तब तक ये लॉकडाउन लग गया, उसका काम जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा शुरू हो जाएगा। जी भाई साहब, किसी भी डीपीआर, बलराम जी, लोगों को तसल्ली तो होती है, नारियल फूट गया, बलराम जी किसी प्रोसेस को यहाँ से वहां से लौटने में 6 महीने 1 साल लगता है। नारियल तो फूट जाता है, फूटेगा बहुत जल्दी फूटेगा। देहात के अंदर गांव में काली सड़कें बिछी हुई हैं, जाकर के देखिए विकास। पीछे क्यों रह जाते? और सबसे पहले नारियल फोड़ दिया, आप क्यों पीछे रह गए? इनका काम है, इन्हें करने दीजिए। तो कम से कम जब आपने घोषणा, अरे 20 रुपए का नारियल फोड़ना, हमें 20 करोड़ की सरकार सड़क बनानी है, बहुत आसान है। 20 रुपए का नारियल फोड़ना और 20 करोड़ की सड़क में बहुत अंतर है। हमें सड़क बनानी है, जो गाँव में जाकर के काली सड़कें बिछी हुई हैं। यहाँ के मथुरा विधानसभा के, जिसका श्रीकांत जी पे क्वेश्चन लगा रहे हैं, मथुरा वृंदावन विधानसभा के जिन बच्चों को पीने का पानी नहीं मिलता था, उस विधानसभा के प्राइमरी स्कूल में जाके आरओ के प्लांट लगे हुए हैं। प्राइमरी स्कूल में जाकर के देखिए, आप स्वयं जाइए अपने मीडिया को लेके, आरओ के प्लांट लगे हैं। वो जो बच्चे टाट पट्टी पर बैठ करके पढ़ा करते थे, वहां पर फर्नीचर बनाने की व्यवस्था की गई है, जाकर के देखिए। यहाँ पर पहला बोर्ड है विकास परिषद का, जिसको हमने गठन किया है। परिक्रमा मार्ग बंद करके आपके सामने राजस्थान पत्थर का खड़ा हुआ है, लेकिन आप कह रहे हो इसलिए विकास की गंगा बह रही है। आने वाले समय में और चेंजेस दिखाई देंगे। कोई पेपर बनी है, जमीन पर है, सारा काम जमीन पर है। फर्नीचर की व्यवस्था बनी है, हाँ जाके देखिए, बनेगी, बन रही है जी। मंत्री जी 40% स्कूलों में बन चुकी है भाई साहब। चलिए नरौली पे चलिए, मिर्जापुर में चलिए। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत जी कहते, देखिए हमारा बड़ा गौरव है कि हमारे जनपद से ऊर्जा मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तो वृंदावन के लोगों ने, गरीब एकता दल के जो हमारे विवेक महाजन है और लोगों ने, और पूरे जनपद के लोगों ने तख्ती लगाकर जो कही थी, मेरा आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि कम से कम उनसे विचारों से पूछ तो लेते कि भाई क्या दिक्कत है। वो वृंदावन जाकर दे दिया कि बिजली का बिल माफ नहीं होगा। तो सर कम से कम मैं आपके चैनल के माध्यम से अब इनसे फिर अपील करता हूं कि आप ऊर्जा मंत्री हैं सर, अगर बसपा की सरकार होती और माननीय रामवीर उपाध्याय जी ऊर्जा मंत्री होते तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि बिजली का बिल माफ 100% होता। लेकिन सर आज नहीं हो रहा है, तो मैं यही कह रहा हूं कि सर कराइए कुछ काम, तो विकास तो होगा। गरीब लोगों की सुन लीजिए, उन पर फीस नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बिल नहीं है भरने के लिए, लोग अपनी तख्तियां ले लेके घर में बैठे हैं। सुन लीजिए गरीब लोगों की, आज यही गरीब हैं सर जो आप पे भरोसा करते थे, जो आपने कहा ना हेमा जी को 3 लाख, ये 3 लाख वोट देने वाले यही लोग हैं सर। आज कोई सुनने वाला नहीं है उनका। आज यही तो कारण है कि वो अपने घर में बेचारे तख्ती लेके बैठे हुए हैं, लेकिन फेसबुक पर हैं। फेस टू फेस भी नहीं हो रहा, फेस टू फेस के अलावा फेसबुक पे भी नहीं हो रहा जी। तो सर कहीं तो आइए सर। बिल्कुल सही बात है। बात करते हैं और ट्रेन चला नहीं पा रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। तमाम सारी चर्चाएं रही, तीखी नोकझोंक भी रही बार बार, लेकिन एक चीज जरूर निकल करके आई कि वृंदावन और मथुरा के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है बीजेपी की सरकार द्वारा। अभी तक कोई ऐसी जो उपलब्धि नहीं दी गई है। रोड बनाने की बात कही, जो पार्क बनाने की बात कही, मयूर पार्क बनाने की बात कही, ज्वेलरी पार्क बनाने की बात कही, लेकिन धरातल पर अभी नहीं उतर के आया है। तो बीजेपी वादे तो कर देती है, लेकिन धरातल पर पता नहीं कब उतर कर आएगा। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। फिर एक बार इस पूरे चैनल का तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।